डियर स्टूडेंट्स, आज हम चालू करने जा रहे हैं एओडी। एओडी में आपको पता है बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है टेंजेंट नॉर्मल, एक होता है मोनोटोनिसिटी और एक होता है मैक्सिमा मिनिमम। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली टेंजेंट नॉर्मल से स्टार्ट करेंगे। टेंजेंट नॉर्मल मुझे लगता है एओडी का सबसे ज़्यादा आसान पार्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, टेंजेंट और नॉर्मल। और चूंकि आप क्रैश कोर्स में स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और जब जिस बच्चे ने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, भाई टेंजेंट क्या है, टेंजेंट भी एक लाइन है, और नॉर्मल क्या है, नॉर्मल भी एक लाइन है, तो बहुत ज़्यादा इस पार्ट में मुझे लगता नहीं कि बच्चे को दिक्कत आती है। और अगर मैं जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक, मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। सबसे पहले माई सेल्फ अतीश अग्रवाल, ए सर, ए स्क्वायर सर, सीनियर फैकल्टी, 17 ईयर्स एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। और आज हम स्टार्ट करेंगे टेंजेंट नॉर्मल। टेंजेंट नॉर्मल में सबसे पहले बात करते हैं, भाई सबसे पहले बात आती है कि स्लोप की बात करते हैं हम। स्लोप, देखिए स्लोप क्या होगा। देखिए स्लोप क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कर्व है मेरे पास, जिसका भी कर्व नहीं आएंगे हम स्माइली बना लेंगे। अगर आपको किसी का भी कर्व नहीं आता आप स्माइली बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कर्व है और इस कर्व के किसी पॉइंट पर आपने क्या ड्रॉ किया है, टेंजेंट ड्रॉ की है। ठीक है, अगर आपने कर्व के किसी पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट ड्रॉ की है, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, m बराबर dy/dx x1 y1। समझ में आ गया सबको। ध्यान रखिए, जब भी हम कर्व के किसी पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो होगा dy/dx एट द पॉइंट x1 y1। ध्यान रखिए, ये पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, कर्व पर ही होना चाहिए। क्लियर, ये तो हो गई बात स्लोप की, राइट। अब बात आता है टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाया जाता है तो स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया जाता है वन पॉइंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म पढ़ाई जाती है, वन पॉइंट फॉर्म। एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, और एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। और चूंकि आप टेंजेंट पढ़ रहे हैं, नॉर्मल पढ़ रहे हैं, तो टेंजेंट के केस में जो स्लोप होगा वो क्या लेंगे हम, टेंजेंट के केस में स्लोप लेंगे dy/dx। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy/dx x माइनस x1। तो बेसिकली है तो स्ट्रेट लाइन ही, लाइन तो लाइन ही रहेगी यार, चाहे चैप्टर का नाम टेंजेंट नॉर्मल हो चाहे स्ट्रेट लाइन हो, लाइन की इक्वेशन, एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन वही रहेगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। बस फर्क इतना है कि m की जगह यहाँ पर क्या लेंगे हम, dy/dx लेंगे। अच्छा, अब आप सोचो कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालने में मुझे कहीं तकलीफ आ सकती है क्या, तकलीफ कहीं नहीं है, क्योंकि कर्व वो आपको देगा। अगर मैं आपको कर्व दूंगा तो dy/dx आप निकाल लोगे। सिर्फ और सिर्फ फाइट आती है पॉइंट के अंदर, तो या तो वो पॉइंट आपको देगा या पॉइंट से रिलेटेड कोई कंडीशन देगा, या तो पॉइंट देगा या पॉइंट से रिलेटेड कोई कंडीशन देगा, और कुछ भी नहीं देगा तो फिर पॉइंट आपको मानना है। बस तीन ही बात हो सकती है, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। अच्छा, अब बात आती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की देखिए, हम सबको पता है कि टेंजेंट का स्लोप, mt मतलब टेंजेंट का स्लोप, mn मतलब नॉर्मल का स्लोप। ठीक है, दिस इज टेंजेंट स्लोप, दिस इज नॉर्मल स्लोप। और टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, करेक्ट। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। ठीक है, तो यहां से नॉर्मल का स्लोप आएगा -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप। कहने का मतलब है जब आप नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे तो नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो पॉइंट में तो कोई फर्क आया ही नहीं, सिर्फ स्लोप में फर्क आया। स्लोप क्या होगा, नॉर्मल का स्लोप होगा बेटा -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन dy/dx x1 y1 और x माइनस x1। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है, ये है नॉर्मल की इक्वेशन। जिस बच्चे को टेंजेंट निकालना आता है उसको नॉर्मल निकालना आता है। जो प्रॉब्लम आपको टेंजेंट निकालने में आएगी वही प्रॉब्लम आपको नॉर्मल निकालने में आएगी, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, राइट। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पर। तो रिजल्ट्स की बात करते हैं, आइए कुछ रिजल्ट्स की बातें करेंगे।
राइट। देखिए मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, राइट है। हमने अभी बोला कि टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। पहला पॉइंट है इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर कर्व पर ड्रॉ की गई टेंजेंट, ये कर्व मेरा है, ओके, इस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की, ये लीजिए, और ये टेंजेंट किसके पैरेलल है, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक। आप ध्यान रखें भाई स्लोप होता क्या है मैथ्स में, स्लोप होता है टेन थीटा। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। अगर स्लोप टेन थीटा होता है तो चूंकि ये लाइन इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा कितना होगा, जीरो। थीटा कितना होगा, जीरो, करेक्ट। तो स्लोप होता है टेन थीटा, स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। समझ आ गया। तो भैया जब ये लाइन, ये टेंजेंट इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो थीटा जीरो होगा, थीटा जीरो होगा तो टेन जीरो जीरो होगा, टेन जीरो जीरो होगा तो dy बाई डी एक्स जीरो होगा। तो इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल देन dy बाई डी एक्स इज जीरो। ध्यान रखिएगा, dy बाई डी एक्स इज जीरो। समझ आ गया। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है या टेंजेंट हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज करता है तो आपको dy बाई एक्स क्या करना है, जीरो करना है। समझ आ गया। चलिए सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। आइए हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और टेंजेंट इज वर्टिकल। समझ आ गया। आपने मुझसे बोला कि भाई टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है या वर्टिकल है तब क्या होगा। देखिए अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मेरा ग्राफ मान लेते हैं ऐसे है, मान लिया आपने इस पे क्या ड्रॉ की, टेंजेंट ड्रॉ की, कर ली टेंजेंट ड्रॉ। चलिए बताइए टेंजेंट क्या है भाई, टेंजेंट तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो थीटा आपको पता दिख गया होगा, थीटा कितना है 90 डिग्री। थीटा कितना है 90 डिग्री। समझ में आ गया। तो बेटा थीटा होगा 90 डिग्री। बताओ स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स क्या होता है 1090। तो dy बाई एक्स क्या होता है 1090। 1090 कितना होता है 1090 डिग्री। 1090 कितना होता है 1/0। समझ आ गया। तो जब भी आपसे क्वेश्चन बोले कि टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है या आपसे बोले टेंजेंट वर्टिकल है तो दिमाग मत लगाना, सीधा सीधा dy बाई एक्स को क्या कर देना 1/0 कर देना। dy बाई एक्स को क्या कर देना 1/0 कर देना, या dx अपॉन dy को 0 कर देना, बात बराबर है। क्लियर। तो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और टेंजेंट अगर वर्टिकल है तो dy बाई एक्स क्या लेना आपको 1/0 लेना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिजल्ट नंबर थर्ड देखिए। इफ टेंजेंट make equal angle with coordinate axis. If tangent make equal angle with coordinate axis. Okay. अगर टेंजेंट जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है तब क्या होगा। देखिए मान लेते हैं ये मेरी टेंजेंट है, ये ग्राफ, ये हमने ग्राफ बना लिया ग्राफ, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि टेंजेंट जो हो वो एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है, तो जैसे मान लेते हैं मेरी टेंजेंट है, ठीक है। समझ आ गया। ये एंगल कितना है 45, ये एंगल कितना है 45, ठीक है। तो 45 वाई एक्सिस से और 45 एक्स एक्सिस से, तो क्या टेंजेंट इक्वल एंगल बना रही है, यस बना रही है। तो पहली सिचुएशन हो सकती है जब टेंजेंट यहाँ से 45 ले और यहाँ से भी 45 ले। तो अगर यहाँ से 45 और यहाँ से 45 लेगी तो इस केस में स्लोप क्या होगा, इस केस में स्लोप होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, तो tan 45 1 होगा। क्लियर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ग्राफ ऐसे आ सकता था, ये 45 और ये भी 45। क्लियर। तो दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। इफ टेंजेंट मेक इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो लाइन या तो ऐसे जा रही होगी, लाइन या फिर ऐसे जा रही होगी। क्लियर। अगर लाइन ऐसे जा रही होगी तो स्लोप क्या होगा tan 45 यानी 1 डिग्री 1 हो जाएगा, ये 45 डिग्री तो tan 45 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, लाइन ऐसे आ सकती थी। अगर लाइन ऐसे जाएगी 45 45 45 135 हो गया। अगर 45 45 45 135 हो गया तो स्लोप कितना होगा बेटा -1 हो जाएगा। ओके।
तो आपको सिर्फ करना क्या है, जब भी आपसे क्वेश्चन बोले इफ टेंजेंट में एक इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर ऐसा वर्ड यूज कर दे तो आपको क्या करना है, आपको dy बाई डी एक्स प्लस माइनस वन लेना है। आपको dy एक्स क्या लेना है, प्लस माइनस वन लेना है। ठीक है, कभी भी आपसे बोला जाए इफ टेंजेंट में एक इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस देन यूज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, ये ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चलिए चौथे पॉइंट पर चलते हैं। इफ टेंजेंट मेक इक्वल इंटरसेप्ट, इफ टेंजेंट मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझ में आ गया? हमारा चौथा पॉइंट है कि अगर टेंजेंट जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है तब क्या होगा। इसमें दो बातें हैं। दो बातें कौन कौन सी हैं? पहला केस, ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, आपने इस पर टेंजेंट ड्रॉ की, खाली टेंजेंट ड्रॉ, ठीक है। बातें हैं अगर टेंजेंट जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है सेम साइन के साथ। सेम साइन का मतलब है ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और दोनों बराबर हैं, तो ये एंगल कितना हो गया बेटा, 45 डिग्री। अगर ये 45 हुआ तो ये कितना हुआ बेटा, 135 डिग्री। अगर 135 डिग्री हो गया तो स्लोप कितना होगा, स्लोप होगा tan 135 डिग्री, और tan 135 का मतलब होता है -1, यानी dy बाई डी एक्स क्या होगा, -1 होगा। क्या समझ में आया आपको? आपको ये समझ में आना चाहिए इफ टेंजेंट मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस विद सेम साइन, विद सेम साइन, विद सेम साइन, दोनों का साइन सेम है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी थर्ड क्वाड्रेंट में भी थी, दोनों नेगेटिव हो जाते, तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो dy एक्स क्या लेना है, -1 लेना है। क्लियर? और अगर इसको अपोजिट साइन के साथ बोला जाए, विद अपोजिट साइन, नॉन जीरो इंटरसेप्ट की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अपोजिट साइन के साथ बोला जाए, इसका क्या मतलब है? अपोजिट साइन के साथ बोला जाए मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, ठीक है। यहां से आपने इस पर टेंजेंट ड्रॉ की है, पक्का। तो ये इंटरसेप्ट आपको दिख रहा होगा नेगेटिव डायरेक्शन में है और ये इंटरसेप्ट आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर? तो इंटरसेप्ट बराबर हैं लेकिन साइन अपोजिट हैं, ये पॉजिटिव साइड पर है और ये नेगेटिव साइड पर है। तो इस केस में जो एंगल होगा वो कितना होगा बेटा, 45, यानी स्लोप कितना होगा, यहाँ पर स्लोप होगा tan 45 यानी 1 होगा। समझ आ गया? तो अपनी बात को मैं कंक्लूड करता हूँ। कुल मिलाकर मैंने अब तक आपको क्या बताया है, टेंजेंट की इक्वेशन आपको आनी चाहिए, नॉर्मल की इक्वेशन आपको आनी चाहिए। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो dy बाई डी एक्स 0 लेना है। टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो dy एक्स 1/0 लेना है। अगर टेंजेंट इक्वल एंगल बनाती है कोऑर्डिनेट एक्सिस से तो dy बाई डी एक्स +-1 लेना है। और चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर टेंजेंट इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है, नॉन जीरो इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, अगर टेंजेंट इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है विद सेम साइन बनाती है तो ध्यान रखिएगा dy एक्स -1 लेना है। अपोजिट साइन बनाती है तो dy एक्स +1 लेना है। और कुछ भी नहीं बोला जाए साइन को लेकर तो आपको +-1 लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। अब हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन ही कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व आपको दे रखा है एट द पॉइंट वेयर ऑर्डिनेट एंड एब्सिस आर इक्वल। वो कह रहा है कि उस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जहां पर ऑर्डिनेट यानी y और एब्सिस यानी x बराबर है, ठीक है। वो आपसे कह रहा है उस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जहां बेटा ऑर्डिनेट और एब्सिस बराबर हैं। तो ये सबसे पहली बात है कि x और y क्या है, बराबर है, ठीक है। उसने बोला साफ साफ x और y बराबर है। यार मैं टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालूंगा? टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले पॉइंट चाहिए, बिना पॉइंट के मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? तो सबसे पहले उसने बोला कि ऑर्डिनेट एंड एब्सिस आर इक्वल, तो दोनों इक्वल कर दिए। तो जब y और x इक्वल हो गए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर y की जगह x रख देंगे, ठीक है। इस कर्व की इक्वेशन में y की जगह x रख देंगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने y की जगह x रख दिया। दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आएगा ये, राइट। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, वो आएंगी √3 एंड -√3, ये अपने पास आ जाएगी। क्लियर? अब प्रॉब्लम ये है
कि अगर x √3 है तो y भी √3 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर x माइनस √3 है तो y कितना होगा? माइनस √3 होगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि y किसके इक्वल है? y इक्वल टू बेटा अंडर रूट में है। ये टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा यार। तो चूंकि ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है तो y नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला पॉइंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो बताइए पॉइंट कितना आएगा? पॉइंट आएगा √3, √3। समझ आ गया? चलिए अब हमारा एक काम खत्म हो गया। अब हमारी दूसरी स्टेप है, हमें स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप। ठीक है, तो आइए अब हम स्लोप निकालेंगे। तो हमने इसका dy/dx निकाला, ठीक। dy/dx निकालना सारे बच्चों को आना चाहिए। इसका dy/dx आएगा 1/√9 - 2x² इंटू -4x। श्योर? ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब आप x की जगह √3 रख दीजिए। तो जब आप x की जगह √3 रखेंगे कितना आएगा? ये आएगा -2√3 डिवाइड बाय, नीचे √3 रखेंगे तो यह भी आएगा √3, यानी कितना आएगा? -2। क्लियर? तो स्लोप आ चुका है -2, पॉइंट आ चुका है √3। तो बताइए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? टेंजेंट की इक्वेशन होगी y - √3 = -2 और x - √3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था, लेकिन हाँ जेईई मेन में आने के हिसाब से देखा जाए तो परफेक्ट क्वेश्चन है, कोई इसमें तकलीफ नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, तो ट्राई करिए सारे बच्चे। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। कि टेंजेंट इज ड्रॉन एट अ पॉइंट m। बहुत अच्छी बात है, उसने बोला कि एक पॉइंट m है, उस पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है विथ एक्सिस यूनिटी। विथ एक्सिस यूनिटी यानी x1 दे रखा है। भाई सबसे पहली बात आपने दे क्या रखा है? आपने बोला है कि x की वैल्यू 1 है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, ऑन द कर्व उसने ये बोला है कि x की वैल्यू जो 1 है वो इस कर्व पर लाई कर रही है। x की वैल्यू 1 इस कर्व पर लाई कर रही है, तो ठीक है, हम x की जगह 1 रख देते हैं। जैसे ही हम x की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा 5 - 1 4 आएगा, है ना। अच्छा, 4 की पावर 3 है ना, 4 की पावर 3 यानी 2 की पावर 6 आ जाएगा। क्लियर? तो y = आएगा 5 - 1 का क्यूब यानी अंडर रूट में 2 की पावर 6 यानी 8 आ गया। तो पॉइंट निकल कर आ गया 1,8 आ गया। चलिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं कर चुका हूँ, पॉइंट निकालना। यस, मैंने पॉइंट निकाल लिया। अब क्या कहता है? इफ लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज √n। वो कहता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो लेंथ है वो अगर √n के बराबर है तो n क्या होगा? इसमें अच्छा है, इसमें 2 पार्ट मेरे को सिखाने को मिलेंगे। देखिए, पॉइंट निकल चुका है। अब मैं इसका dy/dx निकालने जा रहा हूँ। क्या निकालने जा रहा हूँ? dy/dx। तो y कितना हो गया बेटा? 5 - x की पावर 2/3 उसकी पावर 3/2, यही होगा। अंडर रूट रख देंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसका dy/dx निकालते हैं। क्या निकालते हैं? dy/dx। तो इसका dy/dx आएगा 3/2, 5 - x की पावर 2/3 1/2 और इसका क्या होगा? -2/3 x की पावर -1/3। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। बिना डिफरेंशिएशन के भी एओडी क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन ही नहीं आएगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, राइट? अच्छा, यहाँ पर x की जगह 1 रख दीजिए। चलिए, हम सब यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे? 1 रख दें। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 3/2, यहाँ 5 - 1 4, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा? -2/3 आएगा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी स्लोप कितना आएगा बेटा? -2 आएगा। आ गया? तो आपको स्लोप पता है, यस, पॉइंट पता है, टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं y - 8 = -2x - 1। ठीक, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई 2x + y = 10। राइट? इसके आगे का पार्ट अब आपको समझना है। ठीक, इसी पर थोड़ा फोकस करिएगा कि उसने अब आपसे क्या पूछा है, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लेते हैं मेरा कर्व ये है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मुझे कर्व नहीं आता स्माइली टाइप का बना लो, सीधी सी बात है। जरूर नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन का कर्व ही आए। स्माइली बना लिया। अब आपने इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, कर लिया, और ये टेंजेंट किस पॉइंट पर ड्रॉ किया आपने? 1,8 पे करा, कर लिया। वो आपसे कहता है कि टेंजेंट का जो पार्ट एक्सिस के बीच में है, टेंजेंट का जो पार्ट एक्सिस के बीच में है, क्लियर? टेंजेंट का जो पार्ट एक्सिस के बीच में है उसकी लेंथ √n के बराबर है। वो आपसे ये कह रहा है कि टेंजेंट का जो पार्ट इन एक्सिस के बीच में है इसकी लेंथ √n के बराबर है। अच्छा, चलिए बताइए, ये पॉइंट कौन सी एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। ये पॉइंट कौन सी एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर y कितना? 0। तो ये पॉइंट आएगा 5,0,
ये पॉइंट कौन से एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर क्या जीरो होता है? एक्स। ये पॉइंट आएगा 0,10। आ गया? क्या हम इस लेंथ को नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। किससे? ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से जब हम लेंथ निकालेंगे तो ये आएगी √125। कितनी आएगी? √125। तो आप देखो उसने बोला था कि लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज √n, और ये किसके बराबर है? √n के बराबर है। तो बताइए n कितना आएगा? 125। समझ आ गया? n कितना आएगा बेटा? 125। राइट? इसके आगे चलते हैं। ठीक, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं, है ना? अच्छा आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस, और इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, जैसे दोनों क्वेश्चंस आईआईटी में आए हुए हैं। ठीक, अच्छा उसने क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड पॉइंट ऑन कर्व। कर्व आपको दे रखा है y³ - 3xy + 2 = 0। ठीक, उसने बोला कि इस कर्व पर वो पॉइंट निकालो जहां पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है। दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं उसने। आपसे पूछा है इस कर्व पर वो पॉइंट निकालो जहां टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है। जैसे ही मैंने लाइन पढ़ी कि टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो मुझे याद आया कि dy/dx 0 करना है। जैसे ही टेंजेंट वर्टिकल पढ़ा तो मुझे याद आया कि dy/dx 1/0 करना है। क्या करना है? 1/0 करना है। राइट? तो सबसे पहले हम इसका dy/dx निकाल लेते हैं। हमने डिफरेंशिएट किया इसे, तो ये आएगा 3y² dy/dx माइनस ये आएगा 3x को रखेंगे y का dy/dx प्लस y को रखेंगे x का 1 बराबर 0। श्योर? तो यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आ रही है 3xy अपॉन 3y² - 3x। ये अपने पास आ जाएगी। करेक्ट है? 3y आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ जाएगा। ये मेरे पास टेंजेंट की ये dy/dx आ गया। अच्छा dy/dx आने के बाद हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। हम पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 ले ले। ये डायरेक्ट ही कर लो बिना पॉइंट लिए, आपको बात तो समझ आ जाएगी। हमें पॉइंट निकालना है अल्टीमेटली। ठीक है, तो dy/dx आ गया। अच्छा पहले वाले पार्ट के लिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल है हमने dy/dx क्या कर दिया? 0 कर दिया। कर दिया भाई, आपने बोला ना टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब dy/dx क्या कर दिया आपने? 0 कर दिया। अगर आपने dy/dx 0 कर दिया तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ गई। आ गई y की वैल्यू 0। हमें पॉइंट कहाँ पर निकालना है? हमें तो पॉइंट कर्व पर निकालना है ना। तो y = 0 आ गया। अब y = 0 को उठाकर कहाँ रखूंगा? कर्व में रखूंगा। तो y = 0 को मैंने पुट किया इन द इक्वेशन ऑफ कर्व। पुट इन इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, आपने y = 0 को उठाकर कर्व की इक्वेशन में रख दिया। तो जैसे ही y = 0 को उठाकर आप कर्व की इक्वेशन में रखेंगे तो क्या मिलेगा? देखना आप आराम से। y की जगह 0 रखो। 0 - 0 प्लस 2 = 0, यानी 2 = 0 मिला, जो कि संभव नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस कर्व पर ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं जहां टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगी। यार आप पैराबोला देखो ना, आप इस वाले पैराबोला को देखो। इस पैराबोला में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। नहीं है तो नहीं है, सीधी सी बात है। तो समझ में आ गया? तो उसने पूछा कि टेंजेंट ऐसा पॉइंट निकालो जहां टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। नहीं है इस पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि जब y को 0 रखा तो 2 = 0 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? देयर इज नो पॉइंट फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम चलते हैं वर्टिकल पर। किस पर चलेंगे? वर्टिकल पर। आइए बी पार्ट पर चलते हैं। अच्छा वर्टिकल के लिए क्या होगा? फॉर वर्टिकल टेंजेंट आपने dy/dx क्या कर दिया? आपने 1/0 कर दिया। तो वर्टिकल टेंजेंट के लिए आपने dy/dx क्या कर दिया? 1/0। ये आपका dy/dx है। ये आपका dy/dx है। इसको आपने 1/0 कर दिया। अच्छा dy/dx को 1/0 करते ही यहां से आपको मिलेगा y² = x। आ गया? करेक्ट है। अच्छा y² = x आते इसको उठा के कहाँ रखूंगा? कर्व की इक्वेशन में रखूंगा। किस में रखूंगा? कर्व की इक्वेशन में रखूंगा। तो y² = x को उठाकर कहाँ रखूंगा? कर्व की इक्वेशन में रखूंगा। तो पुट इन कर्व। इसको उठा के कहाँ रखेंगे? कर्व में रखेंगे। तो देखिए y³ की जगह y³ ही रहेगा -3y। x की जगह क्या लिखेंगे? y² लिखेंगे प्लस 2 = 0। तो यहां से y की वैल्यू 1 आ जाएगी। आ गई? और अगर y की वैल्यू 1 है तो आप बताइए x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू भी 1 आएगी। यानी 1,1 ऐसा पॉइंट है जहां पर टेंजेंट वर्टिकल है। ठीक,
हॉरिजेंटल के लिए पूछा था, कोई आंसर नहीं आया, आंसर इज 5। वर्टिकल के लिए पूछा है तो आंसर कितना होगा 1,1। क्लियर, समझ में आ गया। ध्यान रखें आईआईटी के क्वेश्चन ही, पुराने क्वेश्चन ही जेईई में पूछे जाते हैं, या तो सेम पूछे जाते हैं या चेंज करके पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत चेंज करेगा क्वेश्चन नया बन जाता है, तो सीधी सी बात है, इसलिए पैटर्न आना जरूरी है। आपसे हॉरिजेंटल पूछा, आपने 0 करा, कोई पॉइंट नहीं मिला। आपसे पूछा वर्टिकल, आपने 1/0 करा, आपको पॉइंट मिला 1,1। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। डियर स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें, तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे, उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे जरूर लें। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन आईटी में हुए हैं, इस पर आ जाइए। उसने बोला फाइंड पॉइंट ऑन कर्व एज विथ टेंजेंट इज वर्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका dy/dx निकाल लेता हूं। डिफरेंशिएट करूं तो y का क्या होगा, dy/dx, e की पावर xy का क्या होगा, e की पावर xy, x को रखेंगे y का dy/dx प्लस y को रखेंगे x का 1 प्लस x का 1 = 0। आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में dy/dx आ रहा है तो dy/dx कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में dy/dx आ रहा है तो dy/dx कॉमन ले लेते हैं, और जिसमें नहीं आ रहा सबको उधर ले जाओ, तो ये चीज उधर चली जाएगी। करेक्ट है, तो dy/dx जो मेरे पास निकल कर आएगा वो आएगा y e की पावर xy -1 अपॉन 1 - x e की पावर xy। समझ में आ गया। सबको dy/dx निकालना था, dy/dx हमने निकाल लिया। dy/dx निकालने के बाद आप मुझसे बोलते हो कि टेंजेंट वर्टिकल है। टेंजेंट कैसा है बेटा, वर्टिकल है। अगर टेंजेंट वर्टिकल है, इसका मतलब मैं किसके इक्वल करूंगा, इसका मतलब मैं इसे 1/0 के इक्वल करूंगा। किसके इक्वल करूंगा बेटा, 1/0 के। क्योंकि टेंजेंट वर्टिकल है, आपने इसको 1/0 कर दिया, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिलेगा 1 = x e की पावर x। आगे यहां तक ठीक है। अब यहां तक आने के बाद अब आप सोचिए आपके पास सिचुएशन क्या है, आपके पास ये सिचुएशन है। अब ये तो सॉल्वेबल नहीं है ना, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो सॉल्व नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, फिर हम हिट एंड ट्रायल पे जाएंगे, यानी ऑप्शंस पे जाएंगे। तो चूंकि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शंस पर जाएंगे और एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं पहले ऑप्शन पे गया, मेरा पहला ऑप्शन है 0,1। 0,1 रखिए, x की जगह 0 और y की जगह 1 रखेंगे तो 1 = 0 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है x की जगह 0 और y की जगह -1, ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 1,0, x की जगह 1 और y की जगह 0, तो 1 = 1, ये पॉसिबल है। चौथा ऑप्शन है x की जगह -1 और y की जगह 0, 1 = -1 पॉसिबल नहीं है। करेक्ट, तो कौन सा आंसर सही है बेटा, इसका आंसर सी सही है। ठीक, फंडा समझ में आ गया। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई क्वेश्चन आए टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तुरंत क्लिक करना चाहिए, dy/dx 0 करना है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तुरंत क्लिक करना चाहिए, dy/dx 1/0 करना है। क्लियर, चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए इसने बोला है टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है इस कर्व पर। तो सबसे पहली बात आप डेफिनेट पढ़कर आएंगे। डेफिनेट पढ़कर आएंगे तो लेबनीज थ्योरम पढ़ाया जाता है। लेबनीज थ्योरम का एक बेसिक आइडिया मैं आपको दोबारा दे देता हूँ। यहाँ डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, यहाँ hx लिखा हुआ है, यहाँ phi x लिखा हुआ है और यहाँ ft dt लिखा हुआ है। ओके, अगर इस तरह की सिचुएशन आती है और आपसे बोला जाए कि डिफरेंशिएट करो, तो आपको क्या करना है, यहाँ t आ रहा है ना, तो जहां जहां t आ रहा है, जहां जहां t आ रहा है उसकी जगह रखेंगे अपर लिमिट। क्या रखेंगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस उसी t की जगह रखेंगे लोअर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। समझ आ गया। तो जैसे t है, t की जगह क्या रखेंगे, अपर। अपर लिमिट कौन है भाई, यहाँ पर अपर लिमिट तो phi x है, तो phi x रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस t की जगह क्या रखेंगे बेटा, लोअर लिमिट रखेंगे, यानी hx रखेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। ये फंडा है। क्लियर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बिना डिफरेंशिएशन के आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे।
तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर गया, तो सबसे पहली बात मुझे क्या चाहिए, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, टेंजेंट निकालने के लिए हमेशा कर्व तो देगा, तो dy बाई डी एक्स निकालना इट्स नॉट अ बिग डील। बिग डील क्या है, पॉइंट निकालना। तो सबसे पहले आप पॉइंट निकालिए। उसने बोला है x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर, ठीक। तो जैसे ही मैं x की जगह 1 रखूंगा, जैसे ही मैं x की जगह 1 रखूंगा तो 1 से लेकर 1 तक 0 हो जाएगा ये। तो जैसे ही मैं x की जगह 1 रखूंगा तो 1 से लेकर 1 तक ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पर y कितना, 0, यानी पॉइंट कितना मिलेगा बेटा, 1,0। क्लियर। आधी से ज्यादा लड़ाई आपने जीत ली है, x की जगह 1 तक बटा y 0 आएगा, पॉइंट आ गया 1,0। अब आपको क्या निकालना है, dy बाय dx। तो क्या सिखाया था मैंने, t की जगह, इस t की जगह क्या रखेंगे, अपर लिमिट, इस t की जगह क्या रखेंगे, अपर लिमिट, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। इस t की जगह क्या रखेंगे, इस t की जगह रखेंगे लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। आ गया। बस अब आपको पॉइंट रखना है इसमें, तो पॉइंट आपका क्या है, 1,0 रख लोगे। तो जहां जहां दुनिया में x आ रहा है सब जगह 1 रख दो, तो ये आएगा 3/√2 माइनस 2/√2 यानी 1/√2। आ गया। तो बस टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं आप, लिख लेंगे टेंजेंट की इक्वेशन, y माइनस 0 इक्वल्स टू 1/√2 x माइनस 1। ये आपका आंसर है। इसके बाद चलते हैं लास्ट चौथे क्वेश्चन पर। देखिए चौथे क्वेश्चन में उसने बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू दिस, है ना, एट x इक्वल्स टू √3। आपको बोला गया कि इस कर्व पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालो x इक्वल्स टू √3 पर। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, उसका रीजन है, जब हम ITF पढ़ाते हैं तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जब ITF नहीं पढ़ा होता या ऊपर ऊपर का पढ़ा होता है तो बच्चा, मैक्सिमम बच्चा इसको 2tan−x लिखता है। मैक्सिमम बच्चे इसको 2tan−x लिखते हैं। उनको कितना ही समझा ले बेटा, ये 2tan−x तब होता है जब x -1 से 1 के बीच में है। अगर x 1 से बड़ा है तो उसको π-2tan−x लिखते हैं हम लोग। अगर आपको ये याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे गलत हो गया। जिस बच्चे ने इसको 2tan−x लिख लिया उसका खेल हो गया। बेटा यहाँ पर x इक्वल टू √3 बोला है उसने, x इक्वल टू √3 का मतलब x 1 से बड़ा है, और अगर x 1 से बड़ा है तो तुझे इस एक्सप्रेशन को क्या लिखना पड़ेगा, π-2tan−x लिखना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। तो सबसे पहली बात, चूंकि x इक्वल टू √3 आपने मुझे बोला है, और अगर x इक्वल टू √3 बोला है तो इस कर्व को मैं लिखूंगा π-2tan−x। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इसके बाद कोई भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, हर बच्चा इसको कर लेगा। x की जगह √3 रख दीजिए, x की जगह √3 रख दीजिए, ठीक है। तो π-2 और ये बन जाएगा π/3, यानी आएगा π/3। समझ आ गया, यानी हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया, पॉइंट निकालने का। मेरा पहला काम कंप्लीट हो गया पॉइंट निकालने का। मैंने पॉइंट निकाल लिया है और पॉइंट आया है √3, π/3। काम खत्म। इसके बाद क्या बाकी है, dy बाई डी एक्स। तो आप सारे लोग इसका dy dx निकाल सकते हैं। क्या आएगा इसका dy dx, -2/1 प्लस x²। इसमें x की जगह √3 रख दीजिए, इसमें x की जगह √3 रख दीजिए, कितना आएगा ये, -½ समझ आ गया। और ये ध्यान रखना, ये आपने टेंजेंट का स्लोप निकाला है और आपको इक्वेशन किसकी निकालनी है, नॉर्मल की निकालनी है। तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे y - y1 इक्वल्स टू, स्लोप का ध्यान रखना, स्लोप का ध्यान रखना। भाई नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहे हो, नॉर्मल का स्लोप होता है टेंजेंट के स्लोप का माइनस करके उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा करके माइनस कर दो, 2 आ जाएगा और x -√3, और ये हमारा आंसर है। इसके आगे चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोनों क्वेश्चन जेईई मेन में आए हुए हैं, है ना। क्वेश्चन ये कहता है जैसे tan इनवर्स √1 + sin x / 1 - sin x, ये पूरा अंडर के अंदर है, x 0 से 90 है, ए नॉर्मल टू y = fx एट x = π/6। वो कहता है x = π/6 पर जो आप नॉर्मल की इक्वेशन निकालोगे वो किस पॉइंट से पास होती है, वो पूछ रहा है आपसे। तो यानी x = π/6 तो मुझे दे दिया आपने। सबसे पहले x की जगह में π/6 रखकर पॉइंट निकालूंगा,
x की जगह पाई बाय 6 रखकर मैं पॉइंट निकालूंगा, तो tan इनवर्स 1 प्लस हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ। क्लियर? तो ये आ जाएगा tan इनवर्स √3। अच्छा, tan में √3 कब आता है? पाई बाय 3 पर। तो पॉइंट मैं निकाल चुका हूं, पॉइंट आएगा पाई बाय 6 पाई बाय 3, राइट। पहला काम मेरा हो गया। अब इसके बाद आता है दूसरा काम। दूसरा काम क्या है? इसको डिफरेंशिएट करना। तो इतने लंबे को हम सीधा डिफरेंशिएट तो करेंगे नहीं। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं, मैथ्स में 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। और अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। करेक्ट है? तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह रखेंगे प्लस वाला और माइनस की जगह रखेंगे माइनस वाला, और बाहर आएगा तो मॉड लगेगा। बाहर आएगा तो मॉड लगेगा, ध्यान रखना, बाहर आएगा तो मॉड लगाना ना भूलें। आगे समझे? अच्छा, यहां तक आने के बाद अब आपको करना क्या है? यहां तक आने के बाद देखिए, x कहां से कहां तक है? x आपका 0 से पाई बाय 2 तक है। करेक्ट है? x मेरा 0 से लेकर पाई बाय 2 तक है। अगर x 0 से पाई बाय 2 तक है तो x बाई 2 0 से पाई बाय 4 तक होगा। ठीक? तो चूंकि x 0 से पाई बाय 2 है तो x बाई 2 0 से पाई बाय 4 होगा। अब आप सोचो, 0 से पाई बाय 4 में भाई ये तो साइन का ग्राफ है, ठीक है, और ये कॉस का ग्राफ है, और ये पॉइंट है पाई बाय 4। तो यार 0 से पाई बाय 4 में तो किसी से भी पूछ लो आप, 0 से लेकर पाई बाय 4 में कौन बड़ा है? कॉस बड़ा है। 0 से पाई बाय 4 में कौन बड़ा है? कॉस बड़ा है। और चूंकि 0 से पाई बाय 4 में कॉस बड़ा है, और दूसरी बात 0 से पाई बाय 4 में कॉस एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। दोनों कौन से क्वाड्रेंट में हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। तो 0 से पाई बाय 4 में cos x बाई 2 और sin x बाई 2 दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे। तो चूंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो मॉड हट जाएगा। चूंकि ये दोनों पॉजिटिव थे तो मॉड हट जाएगा। और चूंकि cos x बाई 2 sin x बाई 2 से बड़ा है तो ये टर्म भी पॉजिटिव है, इसलिए मॉड हट जाएगा। ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, इसका मतलब ये टर्म पॉजिटिव है। क्लियर? यहां तक आ गया। और यहां तक आने के बाद इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, ऊपर नीचे से cos से डिवाइड कर दीजिएगा, cos x बाई 2 से, तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, यानी y बराबर आएगा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। श्योर? और यहां से dy बाई dx हमारा निकल कर आएगा 1 बाय 2। आ गया? क्लियर है? चलिए, तो dy dx आ चुका है, पॉइंट आ चुका है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लिख लेंगे। गलती मत करना, नॉर्मल लिखने जा रहे हो आप, नॉर्मल लिखने जा रहे हो तो नॉर्मल की इक्वेशन होगी y माइनस पाई बाय 3 इक्वल टू स्लोप कितना होगा? -2 और x माइनस पाई बाय 6। समझ आ गया? तो आप इसको देख लीजिएगा, ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो आप रख के देख लें आराम से। ठीक है? तो 2x आएगा प्लस y आएगा, और ये आएगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3। तो सबको दिख गया होगा कि जब x 0 है तो y 2 पाई बाय 3 होगा, x 0 है तो y 2 पाई बाय 3 होगा। यानी किस पॉइंट से पास हो रहा है? 0, 2 पाई बाय 3 से पास हो रहा है। करेक्ट है? तो इसका आंसर आएगा 0, 2 पाई बाय 3 से पास हो रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने मुझसे बोला है नॉर्मल टू द कर्व। इस कर्व पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है? एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर? वेयर कर्व इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। उस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालो जहां कर्व वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। उस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालो जहां कर्व वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। वाई एक्सिस पर क्या 0 होगा? x। एट वाई एक्सिस क्या 0 होगा बेटा? x। समझ आ गया? सबसे पहले वाई एक्सिस पर x को 0 कर दे। जैसे ही वाई एक्सिस पर x को 0 करेगा, x को 0 कर दे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। y की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है? जैसे ही आप x की जगह 0 रखोगे तो ये 6 आएगा, 0 तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी पॉइंट मिल चुका है। मिल गया पॉइंट। पॉइंट मिलने के बाद अब हमें एक और काम करना होता है छोटा सा, वो क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो सबको एक तरफ ले आइए, सबको एक तरफ ले आते हैं, ले आए सबको एक तरफ। अब आप इसे डिफरेंशिएट करिए। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y
2x माइनस 5, इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dy बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कर लिया डिफरेंशिएट करने के बाद जहां जहां दुनिया में x आ रहा है वहां तो 0 रखो, और जहां जहां y आ रहा है वहां पर 1 रखो। तो x की जगह 0 और y की जगह 1 रख देते हैं। तो x की जगह 0 y की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा माइनस का 5, x की जगह 0 y की जगह 1 तो 6 dy बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी 1 आ रही है। आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब है कि मुझे पॉइंट तो मिल ही चुका था, पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। तो पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो नॉर्मल की इक्वेशन में लिख लूंगा। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी? y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 x, यानी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 1। क्लियर है? तो आप खुद समझदार हो, x प्लस वाई इक्वल टू 1 किससे पास होगा? यार x प्लस वाई इक्वल टू 1 तो ये लाइन हो गई है। अब ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 है तो क्या इस पर हाफ कॉमा हाफ लाई नहीं करेगा? 100% लाई करेगा। यार हाफ प्लस हाफ 1 होता है तो हाफ कॉमा हाफ इस पे लाई करेगा। तो कौन सा आंसर टिक करेंगे बेटा? बी। करेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो टेंजेंट और नॉर्मल पर बेस्ड थे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, और जो आते हैं या आएंगे उसी तरह के क्वेश्चंस हमने टच किए हैं जो आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। फिर टेंजेंट में क्या पूछ सकता था वो मैंने आपको बताया, नॉर्मल में क्या पूछ सकता था वो मैंने आपको बताया। एक दो क्वेश्चन और लेंगे हम नॉर्मल पर जो आ चुके हैं और या आ सकते हैं, उसके बाद फिर हम उसमें हेडिंग चेंज करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है ना, ओके, इंपॉर्टेंट है नो डाउट। अब ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ, ऑलरेडी कई लोगों का सीन है तो थोड़ा क्वेश्चन मैंने चेंज करके भी लिया है ना। प्रोफाइल समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए पहली बात तो स्टार लगा लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रोफाइल पे क्वेश्चन आ सकता है, इसको जरूर देख कर जाएंगे, है ना। अच्छा, वो कहता क्या है? इफ लाइन इज ए नॉर्मल टू द कर्व। उसने बोला है कि ये जो लाइन है इस कर्व पर नॉर्मल है, तो फंडा क्या होगा? तो मान लेते हैं कर्व है, ये मेरा कर्व है, ठीक, और इस कर्व पे कोई लाइन नॉर्मल है, समझ में आ गया? तो ये मेरा कर्व है, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, ठीक। अब इस नॉर्मल की इक्वेशन आपने मुझे दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, पक्का दे रखी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? सोचने वाली बात है कि चूंकि ये लाइन नॉर्मल का काम कर रही है तो इसका स्लोप मुझे पता है और कर्व भी मुझे पता है, तो कर्व से क्या मैं नॉर्मल का स्लोप नहीं निकाल सकता? अगर आप मुझे कर्व दे दोगे तो कर्व से नॉर्मल का स्लोप तो मैं निकाल ही सकता हूं। तो कर्व से निकलने वाला नॉर्मल का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये लाइन नॉर्मल का काम कर रही है। तो चूंकि ये लाइन नॉर्मल का काम कर रही है तो कर्व से मिलने वाला नॉर्मल का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन कर्व पर ही नॉर्मल का काम कर रही है। तो बताइए आपका कर्व क्या है? आपका कर्व है y इक्वल टू 1/x, तो उसका dy बाई डी एक्स कितना होगा? माइनस 1/x स्क्वायर। तो बताइए नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? तो नॉर्मल का स्लोप होगा बेटा x स्क्वायर। समझ में आ गया? ये नॉर्मल का स्लोप आ गया। इस कर्व पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल का स्लोप आ चुका है x स्क्वायर। बताइए इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप है माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। चूंकि ये लाइन नॉर्मल का काम कर रही है तो इसका स्लोप और कर्व से मिलने वाले नॉर्मल का स्लोप दोनों बराबर हैं। तो x स्क्वायर को हम माइनस a बाई डी के इक्वल कर देते हैं। समझ आ गया? फंडा क्या है? फंडा समझ लो अच्छे से। चूंकि ये लाइन नॉर्मल का काम कर रही है तो इस लाइन का जो स्लोप होगा और कर्व से मिलने वाले नॉर्मल का स्लोप बराबर होगा। अब आप सोचो मैथ्स क्या कहती है? भाई ये टर्म तो पॉजिटिव है। अच्छा इधर आ जाइए, ये टर्म कैसी है? नेगेटिव है। तो आप बताइए a अपॉन बी कैसा होना चाहिए? a अपॉन बी नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव ही पॉजिटिव होगा। तो यानी a अपॉन बी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। तो a अपॉन बी नेगेटिव कब हो सकता है? दो नंबर्स का रेशियो नेगेटिव तब हो सकता है जब दोनों में से एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो यानी पॉसिबिलिटी क्या है? a पॉजिटिव हो जाए, b नेगेटिव हो जाए, या a नेगेटिव हो जाए और b पॉजिटिव हो जाए। क्लियर? तो आंसर कौन सा देंगे इसका? a पॉजिटिव b नेगेटिव, करेक्ट है, और a नेगेटिव b पॉजिटिव, ये आपका आंसर होगा। अब इसके जैसा ही एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, वापस देखिए क्वेश्चन को। द वैल्यू ऑफ पैरामीटर a,
the value of parameter a such that the line, this line is a normal to the curve xy equals to 1. पिछले वाला जैसा ही क्वेश्चन है, बस लाइन की इक्वेशन मैंने चेंज की, ठीक. तो वो कहता है कि a की वैल्यू निकालो जिसके लिए ये लाइन इस कर्व पर क्या कर रही है, नॉर्मल का काम कर रही है. अच्छा, अगर लाइन कर्व पे नॉर्मल का काम करेगी तो वही फंडा लगाएंगे जो पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था. तो कर्व तो आपका पिछला वाला ही है, y इक्वल्स टू 1/x, ठीक है. तो कर्व तो आपका पिछला वाला ही है, y इक्वल्स टू 1/x. तो यहाँ से नॉर्मल का स्लोप अपन निकाल लेंगे x². आ गया. और इस नॉर्मल के स्लोप को इस लाइन के स्लोप के इक्वल कर देंगे, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के स्लोप के इक्वल कर देंगे. बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट. x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट. आ गया, क्लियर. तो चूंकि ये भी नॉर्मल का स्लोप है और ये भी उसी नॉर्मल का स्लोप है, दोनों इक्वल कर देंगे. कर दिया आपने इक्वल. अब सोचो ये टर्म कैसी है, पॉजिटिव. अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो ये टर्म कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव. क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा. तो दिस टर्म शुड बी पॉजिटिव. श्योर, समझ आ गया सबको, ये टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए. ये 2 उधर जाएगा, 2 की पावर 0 1 होता है, कैंसिल हो जाएगा. तो यहां से आपके पास आएगा a² माइनस 5a लेस देन 0. माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा 0 से लेकर 5 तक. ये आपका आंसर है. क्लियर. तो ये पैटर्न ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जाएं सारे बच्चे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक, आगे बढ़ते हैं. देखिए इंपॉर्टेंट है, IIT में वो एग्जाम्पल है. IIT से मतलब नहीं है एक्चुअली, इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्सेप्ट अच्छा है. और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है. अच्छा, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि y इक्वल्स टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 5 है ना. y इक्वल्स टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 5 टचेज x एक्सिस एट दिस पॉइंट. वो कह रहा है कि x एक्सिस को ये -2,0 पर टच करता है, ठीक. एंड कट द y एक्सिस एट अ पॉइंट q. y एक्सिस को एक पॉइंट q पर कट करता है जहां पर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है, स्लोप 3 है. तो आपको ABC निकालना है. क्या निकालना है, ABC निकालना है. तो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करते हैं. भाई आपको ABC निकालना है, यानी ABC निकालने के लिए मेरे पास 3 डाटा होने चाहिए. तो 3 इक्वेशन होंगी तभी तो मैं ABC निकाल पाऊंगा, यानी मुझे 3 इक्वेशंस की जरूरत है. तो सबसे पहले सोचना चालू करते हैं. मान लेते हैं ग्राफ, एक रफ स्केच बनाना है मुझे. तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे, समझ में आ गया. ये ग्राफ जो है वो -2,0 पर टच कर रहा है, ठीक. और y एक्सिस को कट कर रहा है किसी पॉइंट q पर. अच्छा, y एक्सिस पर x क्या होता है, 0. y एक्सिस पर x क्या होगा, 0. तो y एक्सिस पर अगर x 0 हो जाएगा तो बेटा ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,5. समझ में आ गया. तो ये x एक्सिस को टच कर रहा है इस पॉइंट पर और y एक्सिस को कट कर रहा है इस पॉइंट पर. अब सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या ये पॉइंट कर्व पर है, हाँ है. तो चूंकि ये पॉइंट कर्व पर है तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. तो p -2,0 लाई ऑन कर्व. समझ आ गया. चूंकि ये पॉइंट कर्व पर है, कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई. तो माइनस का 8a प्लस का 4b माइनस का 2c प्लस 5 इक्वल्स टू 0. पहली बात समझ आ गई. दूसरी बात, उसने बोला है कि ये जो कर्व है ये y एक्सिस को कट करता है q पर, जहां पर ग्रेडियंट 3 है. ग्रेडियंट का मतलब होता है बेटा स्लोप, यानी q पर स्लोप कितना है, 3. तो आइए इसका dy/dx निकालते हैं. तो इसका dy/dx कितना आएगा, इसका dy/dx आएगा 3ax² प्लस 2bx प्लस c. किस पॉइंट पर, q पर. q कितना है, q आपका है 0,5. रख लें तो c आ जाएगा. आ गया. और ये पता है किसके बराबर है, उसने बोला है पॉइंट q पर ग्रेडियंट 3 है, यानी c कितना आ गया, 3. आ गया c 3. अब आप सोचिए c आ चुका है. a और b में एक इक्वेशन मेरे पास पहले से है, यानी मुझे केवल एक इक्वेशन और चाहिए. अब यहां जाके बच्चे को सोचना है. तो कुछ बच्चे सोच लेते हैं और कुछ बच्चे नहीं सोच पाते. अब आप ये सोचो कि मुझे एक इक्वेशन और कैसे मिलेगी. भाई जो डाटा आपने दे रखे वो सब तो मैंने यूज कर लिए, अब इक्वेशन कैसे मिलेगी. तो सोचो, क्योंकि इस पॉइंट पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है. अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ पर टेंजेंट क्या होगी बेटा, यहाँ पर टेंजेंट का काम कर रहा है एक्स एक्सिस. क्योंकि इस पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस क्या है बेटा, टेंजेंट है.
और अगर एक्स एक्सिस इस पर टेंजेंट है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0। तो इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, 0। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, -2,0 पर -2,0 पर dy बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, 0 होगा। समझ आ गया? तो -2,0 पर dy बाई डी एक्स 0 होगा। तो यहां पर आप -2,0 रख दें, तो -2,0 रखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 12a माइनस का 4b प्लस c इक्वल टू 0। समझ आ गया? आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। -2,0 यहाँ रखिए, -2,0 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो क्या मेरे पास c है? जब c आ चुका है तो ये इक्वेशन a और b में है और ये इक्वेशन भी a और b में है। दोनों को सॉल्व करके आप a और b निकाल लीजिएगा, ठीक है? सॉल्व 1 and 2 एंड गेट a and b। यहां से a और b निकाल लें। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के YouTube चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको t नाम की चीज दिख रही होगी, पैरामीट्रिक है ना, x इक्वल टू टी स्क्वायर दिख रहा है, करेक्ट है? अच्छा, y इक्वल टू क्या दिख रहा है, टी क्यू माइनस 3t दिख रहा है ना? अच्छा, ध्यान रखें, हमें क्या ध्यान रखना है कि चूंकि ये क्वेश्चन पैरामीट्रिक में है, जब आप सर्कल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सर्कल पढ़ते हैं, सर्कल आपने पढ़ा है ना? अच्छा, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इस पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। वो पॉइंट कहां पर होता है बेटा, कर पर ही तो होता है। वो पॉइंट कहां पर होता है, कर पर ही होता है। समझ आ गया? कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब मुझे इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी है, इसका मतलब मुझे पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट ही हैं। क्या दे रखे हैं, ये पॉइंट ही दे रखे हैं आपने मुझे। समझ आ गया? तो सीधी सी बात है, आप सीधा सीधा पॉइंट दे रखे हैं तो आप इन्हीं से लेकर इक्वेशन निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप चाहें तो उसको एक्स और वाई में कन्वर्ट कर लें, पूरी इक्वेशन में से टी एलिमिनेट कर दो और एक्स और वाई में कन्वर्ट कर लें। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, ये जो आपको दे रखे हैं ये ऑलरेडी पॉइंट ही हैं। आप चाहें तो सीधा इक्वेशन लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप टी गायब करके एक्स और वाई में इक्वेशन बना लो, एक तरीका वो भी होता है, तो जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, मैंने पॉइंट दे रखा है 4,2। पॉइंट क्या दे रखा है, 4,2, यानी पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको 4,2 की टर्म्स में दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स निकालूंगा। पता है ये dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। तो dy बाई डी टी कितना आएगा बेटा इसका, 3t स्क्वायर माइनस 3 और dy बाई डी एक्स बाई डी टी कितना आएगा, 2t। आ गया? अब सोचो, अब मुझे t की जगह रखना होगा। अब मैं t की जगह क्या रखूंगा, है ना? तो आप देखो उसने बोला है 4,2 यानी x की जगह तो 4 और y की जगह 2। समझ आ गया? उसने बोला 4,2 पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। 4,2 का मतलब बेटा x तो 4 है और y 2 है, रख दो। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू जो कॉमन वैल्यू आएगी बेटा 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर? तो t की वैल्यू 2 आ चुकी है तो t की जगह 2 रख दीजिए। तो जब t की जगह 2 रखेंगे तो ये आएगा 12 माइनस 3 अपॉन 4 यानी 9/4। ठीक है, t की जगह 2 रख दिया। तो ये एक एग्जाम्पल मुझे लेना था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है कि जो आपको कर्व इस तरह से दे रखा हो तो ये ध्यान रखें ये ऑलरेडी पॉइंट ही है, आपको अलग से पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने dy बाई डी एक्स निकाला, ये dy बाई एक्स आ गया। इसमें t कैसे निकाला वो मैंने आपको सिखा दिया। t की जगह 2 रखिए, स्लोप आ चुका है। तो टेंजेंट की इक्वेशन कितनी आएगी, टेंजेंट की इक्वेशन आएगी y माइनस पॉइंट कितना था बेटा 2 इक्वल टू 9/4 और x माइनस 4। ये आपका आंसर है। आगे समझने, तो आपका आंसर होगा y माइनस 2 इक्वल टू 9/4 x माइनस 4। इसके आगे हम चलेंगे और उसके आगे हम क्या लिखेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख लें। जो स्टैंडर्ड होता है ना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, वो हम लिखेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं देखिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की। कुछ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमेशा स्टैंडर्ड होते हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए।
ये रिकमेंड करते हैं हम लोग हमेशा, जैसे सर्किल है, सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पे अगर कभी मुझे पॉइंट लेना पड़े तो मेरे लिए सबसे आसान पॉइंट कौन सा होगा बेटा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, सबसे आसान पॉइंट। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आ जाए तो उस पर क्या पॉइंट लेना है मुझे, 80 स्क्वायर 280, सबसे आसान पॉइंट। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आया तो उस पर क्या करना, उल्टा कर देना, 280 और 80 स्क्वायर। जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि मान लो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया पैराबोला का, पॉइंट लेना पड़ा तो मैं ये लेना पसंद करूंगा, अगर मैंने ये पैराबोला लिया तो मैं ये लेना पसंद करूंगा, ठीक है। अगर एलिप्स लिया तो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, हाइपरबोला लिया ए सेक थीटा बी tan थीटा, क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब का, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब पर मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं जस्ट इसके बाद। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अगर आएगा तो पॉइंट क्या लेंगे बेटा, टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब, क्या लेंगे, टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब, थीटा में ले लें टी में ले लें, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब। और इस तरह से ये वाला और ये वाला भी याद रख लीजिएगा, राइट। ये स्टैंडर्ड है, ये ऑलमोस्ट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पूरे साल से उनको वैसे ही रटा हुआ होगा, उनमें इनमें ये चीज उनके लिए कोई नई नहीं है, ये सब आपको पता ही है। इसके अलावा अगर आपको 2 डिग्री का कर्व आ जाता है, कितने डिग्री का कर्व आता है, 2 डिग्री का कर्व आता है, आपको पता ही होगा टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1), ये सब आपको आते हैं, ये सारे फंडे आपको आते होंगे। 2 डिग्री की अगर इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो आपको पता ही है हम एक्स स्क्वायर को हटाकर x(x1) लिखते थे, वाई स्क्वायर को हटाकर y(y1) लिखते थे, 2x को हटाकर हम x प्लस x1 लिखते हैं, 2y को हटाकर हम y प्लस y1 लिखते हैं, है ना। आपको पता ही है टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के डायरेक्ट तरीके हैं, c की जगह हम c ही लिखते थे, है ना। तो ये 2 डिग्री कर्व में अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, चाहे वो इसमें निकालनी हो, चाहे इसमें निकालनी हो, चाहे इसमें निकालनी हो, चाहे इसमें निकालनी हो, चाहे इसमें निकालनी हो, सब में आपको करना क्या है, सब में सीधा सीधा एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1), 2x जहां पर आ रहा है उसकी जगह x प्लस x1, 2y जहां पर आ रहा है y प्लस y1 और c की जगह c, डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का एक डायरेक्ट तरीका है और ये है इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। इसके आगे हम चलते हैं, चलिए हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ना, कटिंग द कर्व अगेन, टेंजेंट कटिंग द कर्व अगेन, टेंजेंट और नॉर्मल कटिंग द कर्व अगेन, ठीक है ना। टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, अगर कर्व को दोबारा कट करेगा तो क्या होगा, ठीक, इस पर स्टार लगा दीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर जरूर देख कर जाएं, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो जेई मेन के हिसाब से बात करें चाहे एडवांस के हिसाब से बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर कोई टेंजेंट या नॉर्मल किसी कर्व को दोबारा कट करेगा तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं मेरा कर्व है, ओके, आपने इस पॉइंट पर क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, अब ये टेंजेंट कर्व को जाके किसी पॉइंट पर कट कर रहा है, समझ आ गया। तो फंडा क्या होगा भाई, अगर इस पॉइंट को मैं x1 y1 बोल दूं और इस पॉइंट को अगर मैं x2 y2 बोल दूं, तो हो क्या रहा है भाई, हो ये रहा है कि इस पॉइंट पर आपने जो टेंजेंट ड्रॉ की थी ये जाके कर्व को दोबारा किसी पॉइंट Q पर मिल रही है, क्योंकि लाइन तो एक ही है। तो इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट का जो स्लोप निकालूंगा, इस पॉइंट पर जो मैं टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा वो स्लोप किसके बराबर होगा, वो स्लोप बराबर होगा PQ के स्लोप के, और PQ का स्लोप क्या होगा बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, समझ आ गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट कर्व को ही दोबारा किसी पॉइंट Q पर मिलती है तो क्या होगा, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप dy/x ही रहेगा, और चूंकि ये लाइन ही टेंजेंट है तो इसका स्लोप हम किससे लिख सकते हैं, इसका स्लोप हम लिख सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जब भी आपका किसी पॉइंट पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट कर्व को दोबारा मिले तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, करेक्ट। चलिए अब इस पर क्वेश्चन लिखते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया, देखिए वो कहता है इफ टेंजेंट एट P ऑन कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब, y स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब पर कोई पॉइंट P है, उस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है और ये कर्व को दोबारा किसी पॉइंट Q पर मिलता है, तो आपको बताना है OP का स्लोप डिवाइड बाय OQ का स्लोप, इसका रेशो क्या होगा, क्लियर। तो सबसे पहली बात देखिए y स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब, जिस तरह का ग्राफ होगा इसका, नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन वाली कोई काम नहीं है। इसके किसी पॉइंट P पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो अभी मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताए थे आपको, जस्ट बताए थे कि y स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं t स्क्वायर कॉमा t क्यूब। तो इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं t1 स्क्वायर कॉमा t1 क्यूब। इस पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट कर्व को ही दोबारा किसी पॉइंट Q पर मिलता है। अगर कर्व को दोबारा किसी पॉइंट Q पर मिलेगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए बेटा t2 स्क्वायर कॉमा t2 क्यूब, क्लियर। अब हमारे को करना क्या है, हमें करना क्या है, हमें OP का स्लोप अपॉन OQ के स्लोप का रेशियो निकालना है।
अच्छा ओ क्या है, ओरिजिन है, यानी हमें करना क्या है पहले हम समझ लेते हैं। हमें करना है ये कि हमें ओपी का स्लोप निकालना है। ओपी का स्लोप लिख लेंगे हम लोग। तो ओपी का स्लोप क्या होगा, ओपी का स्लोप होगा बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो t1 क्यूब माइनस 0 अपॉन t1 स्क्वायर माइनस 0 यानी t1 आ गया। इसी तरह से अगर आप OQ का स्लोप लिखेंगे तो वो t2 आ जाएगा। यानी अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए m ऑफ OP और m ऑफ OQ, यानी मुझे चाहिए t1 बाय t2। ये मुझे कैलकुलेट करना है। यानी अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में अब मुझे t1 बाय t2 कैलकुलेट करना है और जो t1 बाय t2 निकल कर आएगा वही मेरा आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को ढंग से समझो, समझना अच्छे से समझना, ठीक है। समझना मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि इस पर ड्रॉ की गई टेंजेंट कर्व को दोबारा मिल रही है, इसका मतलब इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट का स्लोप लिखूंगा और वो टेंजेंट का स्लोप और इस PQ लाइन का स्लोप क्या है, बेसिकली बराबर होंगे। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट पर क्या लिखूंगा, टेंजेंट का स्लोप। तो आप dy बाई dx निकालिए उसका, तो उसका dy बाई dx कितना निकल कर आएगा, 3x स्क्वायर अपॉन 2y। क्लियर, इस पॉइंट को रख दीजिए। ये आएगा t1 की पावर 4 डिवाइड बाय 2 t1 क्यूब, यानी आएगा 3t1 बाय 2। आ गया। तो इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया है, वो 3t1 बाय 2 आ चुका है। अब इस स्लोप को हम क्या करेंगे बेटा, इस टेंजेंट के स्लोप को बराबर करेंगे इस लाइन के स्लोप के। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब अपॉन t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है बेटा, इसका स्लोप निकाल लो और वो स्लोप इस टेंजेंट के स्लोप के इक्वल कर देंगे। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3t1 बाई 2, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 डिवाइड बाय आएगा t1 प्लस t2। आगे यहां तक थोड़ा सा जगह का अभाव है हमारे पास। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3t1 स्क्वायर प्लस ये आएगा 3t1 t2 और बराबर में कितना आएगा बेटा, 2t1 स्क्वायर प्लस 2t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2। आ गया। तो यहाँ से कितना आएगा, t1 स्क्वायर आएगा, करेक्ट है। यहाँ से मेरे पास आएगा t1 t2 आएगा और माइनस का 2t1 t2 आएगा। श्योर, इसके फैक्टर कर लें आप, तो t1 माइनस t2 और ये आएगा t1 प्लस 2t2 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर करने में तो कोई तकलीफ नहीं है, सारे बच्चे फैक्टर कर सकते हैं, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ से t1 इक्वल्स टू t2 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों पॉइंट अलग अलग थे, और क्योंकि दोनों पॉइंट अलग अलग थे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ से बताइए कि t1 अपॉन t2 किसके इक्वल आ गया, -2 के। समझ आ गया। तो t1 अपॉन t2 आ रहा है -2 के इक्वल, और यही हमसे पूछा गया था। हमसे क्या पूछा गया था बेटा, इन दोनों के स्लोप का रेशो पूछा गया था, और इन दोनों के स्लोप का रेशो कितना आएगा बेटा, -2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आए या ना आए, इसके कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है कि उसने क्या कहा। उसने बोला कि उस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट कर्व को दोबारा मिल रही है, तो उस पॉइंट पर आप टेंजेंट का स्लोप लिखेंगे और उस टेंजेंट के स्लोप को उस लाइन के स्लोप के इक्वल कर देंगे। दैट्स ऑल, बस यही करना है आपको हर बार। मैक्सिमम प्रॉब्लम हम वही ले रहे हैं जो जेई में आए हुए हैं या जेई मेंस में आए हुए हैं, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स वही हैं। चलिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट देखिए बार बार रिपीट होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि मेरे पास ये कर्व है, x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 3 है और y इक्वल्स टू 8t क्यू माइनस 1 है। क्लियर। तो 4t स्क्वायर प्लस 3 और 8t क्यू माइनस 1। मुझे नहीं पता कर्व कैसा है, जो भी है कैसा भी कर्व आप बना लें, कोई दिक्कत नहीं। कर्व में बहुत ज्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट में है। उसने बोला इफ लाइन इज अ टेंजेंट एट वन पॉइंट एंड नॉर्मल एट अदर पॉइंट ऑन द कर्व। वही लाइन टेंजेंट है एक पॉइंट पर और वही लाइन दूसरे पॉइंट पर जाके नॉर्मल बन जाती है। यानी सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि आपने इस पर टेंजेंट ड्रॉ की किसी पॉइंट पर और यहाँ जाके वो नॉर्मल बन गई। क्लियर। तो ये पॉइंट P था, अगर मैं इसको T1 बोल दूं, क्या बोल दूं, इस पॉइंट P को मैं T1 बोल देता हूं और इस पॉइंट को क्या बोल देता हूं बेटा, मैं T2 बोल देता हूं। तो वो ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर तो ये टेंजेंट का काम कर रही है और इस पॉइंट पर ये किसका काम कर रही है, नॉर्मल का काम कर रही है। तो पहली बात, इस पॉइंट पर आप टेंजेंट का स्लोप लिख लो। तो हम इसका dy बाई dx निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, dy बाई dx निकाल लेते हैं। तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt अपॉन dx बाय dt। अच्छा, dy बाई dt कितना आएगा इसका, 24t स्क्वायर आएगा। अच्छा, dx बाई dt कितना आएगा, 8t आएगा, यानी कितना आएगा, 3t आ गया। इस पॉइंट को T1 नाम दिया था तो 3t1 कर लो।
आ गया। तो इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। अब समझना अच्छे से, चीजों को समझने की जरूरत है, इसलिए ध्यान से देखें। क्योंकि इस पर ड्रॉ की गई टेंजेंट इस पर नॉर्मल है। अच्छा, क्योंकि लाइन तो एक ही है, अगर मैं इस पॉइंट पर स्लोप निकालता है टेंजेंट का, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या आता है? 3t2। समझ रहे हो? इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या आता है? 3t2। इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या आता है? 3t2। तो नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा? -1/3t2। रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनो। क्योंकि यही लाइन इस कर्व पर जाकर नॉर्मल बन गई, तो अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालता, इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालता तो आता 3t2, पर इस पर टेंजेंट का स्लोप आता 3t2, और ये काम किसका कर रही है? नॉर्मल का कर रही है। तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया? -1/3t2। ठीक है, तो एट पॉइंट Q स्लोप कितना लिख दूं मैं? स्लोप लिख देता हूं बेटा नॉर्मल का -1/3t2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और चूंकि ये लाइन तो एक ही है भाई, लाइन तो एक ही है भाई मेरे, तो यही लाइन टेंजेंट है और यही लाइन आगे जाके नॉर्मल बन गई। क्लियर? तो ये लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिख देता हूं 3t1 बराबर होगा -1/3t2। क्लियर है? अब हमें एक और रिलेशन चाहिए t1 और t2 में, क्योंकि हमें तो स्लोप निकालना है। अल्टीमेटली स्लोप निकालना मतलब मुझे 3t1 निकालना है, दैट्स ऑल। तो हम करेंगे क्या? आगे बढ़ते हैं, है ना? अच्छा, आगे सुनते हैं, वापस करना क्या है। अच्छा, ये इस पर टेंजेंट है पक्का, तो टेंजेंट का स्लोप मुझे पता ही है, और y2 - y1/x2 - x1 इसका स्लोप लिख सकते हैं। तो इसका स्लोप कितना है बेटा? 3t1। बिल्कुल ठीक, करेक्ट, करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? इस लाइन का स्लोप कैसे लिखेंगे अपन? वही फंडे से लिखेंगे, y2 - y1/x2 - x1। y2 - y1/x2 - x1। समझ आ गया सबको? ठीक है, तो y2 - y1/x2 - x1 लिख लेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 3t1 आएगा, यहाँ से 8 कॉमन आएगा, t2 - t1, और ये आएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2। ये आ जाएगा, नीचे आ जाइए, नीचे कितना आएगा? 4 आएगा, t2 - t1 और t1 प्लस t2 आ जाएगा। क्लियर? ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 बनेगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा यहाँ से। इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से बेटा आ जाएगा 3t1 स्क्वायर प्लस 3t1 t2 आएगा। अच्छा, बराबर में कितना आएगा? 2t1 स्क्वायर प्लस 2t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2 आएगा। श्योर है? तो यहाँ से मेरे पास बचेगा t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 और -2t2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आई थिंक सेम फीलिंग दे रहा है पिछले वाली जैसी ही। तो t1 - t2 और t1 प्लस 2t2 बराबर 0। आप चेक कर लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, t1 स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट है, ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद भाई ये तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि t1 और t2 तो डिफरेंट पॉइंट है, तो ये चीज़ 0 नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। तो यहाँ से सेम मेरे पास आ गया t1 किसके इक्वल आ गया? -2t2 के। श्योर है? पक्का है? तो बस ये चीज बराबर है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? सिर्फ t2 गायब कर दीजिए। तो 3t1 बराबर -1/3 और t1 की जगह क्या रखेंगे? -2t2। t1 की जगह t2 की जगह क्या रखेंगे? -t1/2। सॉरी, मेरी मिस्टेक हो गई मुझसे, -t1/2। क्लियर है? तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3t1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2। 3t1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2। समझ में आ गया? 3t1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ठीक, तो 3t1 इक्वल्स टू -1/3। t2 की जगह रखा है मैंने वहां से -t1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3t1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। यहाँ से 3t1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? +-√2। समझ में आ गया? आपसे पूछा गया था भाई लाइन का स्लोप बताओ। लाइन का स्लोप क्या था? लाइन का स्लोप तो 3t1 ही तो था। आपने मुझसे पूछा गया था, आपने मुझसे पूछा था लाइन का स्लोप निकालो, तो लाइन का स्लोप क्या है? 3t1। बताइए 3t1 किसके इक्वल आया? +-√2 के। भाई अगर लाइन ऐसे जा सकती थी तो लाइन ऐसे भी जा सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए प्लस में भी आंसर आएगा और माइनस में भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है, सब लोग ट्राई करेंगे और मैं साइड में खड़ा होकर देखूंगा। तो आप लोग सब ट्राई करिए और मैं खड़ा हो रहा हूँ साइड में और मैं इसका आंसर देखने वाला हूँ। क्वेश्चन में समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसने बोला लेट ए बी द पॉइंट। एक पॉइंट है कर्व पर वेयर द कर्व मीट्स वाई एक्सिस। एक पॉइंट है ए, कहां पर है? वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर क्या 0 होता है बेटा? एक्स।
तो एट वाई एक्सिस हम क्या करेंगे, एक्स 0 कर देंगे सबसे पहले। तो जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू 0 करूंगा तो वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी ए पॉइंट मेरा आ गया 0,2 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। उसने बोला देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट, उस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो वे नॉर्मल एट ए मीट्स द कर्व अगेन। वो ये कह रहा है कि उस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जहां ए पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल कर्व को दोबारा मिलेगा। समझ में आ गया? पहले ए पर नॉर्मल निकालो, ए पर नॉर्मल की इक्वेशन आएगी, वो कर्व को कहीं जाके मिलेगी, वो पॉइंट निकालो और उस पॉइंट पर फिर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। तो क्वेश्चन की सिचुएशन को समझने की कोशिश करें आप लोग। हो क्या रहा है बेसिकली, जैसे मान लेते हैं कोई कर्व आपके पास है, कैसा भी कर्व बना लो आप, है ना। इस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की, लेट्स सपोज दिस इज द टेंजेंट, इस पर आपने नॉर्मल ड्रॉ की, इस नॉर्मल जाके यहाँ कर्व को मिला, है ना। तो यहाँ पर आपने जो नॉर्मल ड्रॉ की थी वो पॉइंट है ए, ये पॉइंट, ये कर्व जाके बी पॉइंट पर मिला, इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन ये है बेसिकली, समझ आ गया? क्वेश्चन क्या है, इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हमने ए पॉइंट निकाला, वो हम निकाल चुके हैं। अब इस ए पॉइंट पर किसकी इक्वेशन निकालूंगा, नॉर्मल की। किसकी? नॉर्मल की। आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट द कर्व, डिफरेंशिएट द कर्व, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 15 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, ये आएगा 20 अल्फा एक्स आएगा प्लस 1 आएगा प्लस 2 dy बाई डी एक्स आएगा और इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। श्योर? यहां तक आने के बाद आपको पॉइंट रखना है 0,2, तो x की जगह 0 और y की जगह 2 रख दीजिए, रख देंगे। तो x की जगह 0, y की जगह 2 रखेंगे तो आपका जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है -½ आ गया। और अगर स्लोप -½ आ गया तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए आपको, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी, पॉइंट आपके पास है y -2 इक्वल्स टू स्लोप हो जाएगा 2x - 0, ठीक है। नॉर्मल की इक्वेशन आ गई बेटा 2x प्लस आ गई। अच्छा, नॉर्मल की इक्वेशन आने के बाद हमें करना क्या है, नॉर्मल की इक्वेशन जब मैंने इस पॉइंट पर लिखी तो ये जाके कर्व को मिली बी पॉइंट पर। तो मुझे बी पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बी पॉइंट निकालने के लिए इस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी पॉइंट निकालने के लिए मुझे इस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक। कैलकुलेशन पार्ट हो सकता है मैं आपके लिए छोड़ूं, तो इस y को उठा के इस कर्व में रख दीजिए, तो है ना, इस y को उठा के कर्व में रख दीजिए। तो 5 अल्फा स्क्वायर एक्स क्यूब आएगा प्लस 10 अल्फा एक्स स्क्वायर आएगा प्लस x आएगा। y की जगह मैं रखने वाला हूं, तो y की जगह रखेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 4x प्लस 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो भाई x तो 0 होगा ही नहीं क्योंकि वो पॉइंट तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं 0,2, तो x को उड़ा दो कॉमन लेकर, तो क्या आएगा 5 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, 10 अल्फा x आएगा प्लस 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। तो ये जो टर्म मुझे लग रही है क्या बन गई है, इसको सॉल्व करके आप बता देता हूँ x कितना आएगा। सॉल्व करने पर जो x आएगा वो लिख लेते हैं, x की वैल्यू -1/अल्फा आ जाएगी। ये ले सब आगे वैसे दिख रहा है, ये 5 अल्फा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो ये हमारे पास जो आ जाएगी, x की वैल्यू -1/अल्फा आ जाएगी। अच्छा, x की वैल्यू अगर -1/अल्फा आ गई है तो y की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल ही लेंगे। तो x की वैल्यू अगर -1/अल्फा है तो y कितना आएगा, y आएगा 2 - 2/अल्फा। समझ आ गया? भाई मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, कैलकुलेशन मेरा पार्ट नहीं है। आप सीधा सा ध्यान रखिए, भाई आपने इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकाली, इसको उठा के आपने कर्व में रखा, कर्व में रखकर आपने इसको सॉल्व किया, तो x की वैल्यू -1/अल्फा आई। x को उठा के आपने यहाँ रखा तो y की वैल्यू ये आ गई, x आ चुका है, y आ चुका है। उसने बोला इस पॉइंट पर क्या निकालना है आपको, टेंजेंट निकालना है। अब इस पॉइंट पर क्या निकालना है बेटा, टेंजेंट निकालना है। तो आप इसको टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेना, निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, y -2 - 2/अल्फा इक्वल्स टू x प्लस 1/अल्फा। क्लियर? कितने स्टूडेंट्स इस पॉइंट बी पर स्लोप निकाल लेंगे? क्या आपके पास dy बाई डी एक्स ऑलरेडी था? बिल्कुल था। अरे हमने कर्व को डिफरेंशिएट किया तो था थोड़ी देर पहले, तो कर्व को जब डिफरेंशिएट किया था तो वहां पर dy बाई डी एक्स आया था ना, उस dy बाई डी एक्स में आप इस पॉइंट को रख देना, तो आपको स्लोप मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ स्लोप कितना आने वाला है, ठीक है। स्लोप आप निकाल लीजिएगा, स्लोप जो मेरे पास लिखा हुआ है वो 2 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 2, राइट है। तो आप लिख लेना, ये आपका क्लियर। इसके आगे चलते हैं। जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं,
ठीक, अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन एंगल की, है ना। अच्छा, इंटरसेक्शन एंगल दो कर्व्स के बीच में कैसे निकालेंगे? अगर मुझे दो कर्व्स के बीच में इंटरसेक्शन एंगल निकालना है तो सिंपल सा फंडा है क्या है, जैसे मान लेते हैं एक कर्व ये, ओके, और एक कर्व ये, दो कर्व है, ठीक। मुझे दो कर्व्स के बीच में इंटरसेक्शन एंगल निकालना है, तो ये दो कर्व मेरे सामने हैं। हम क्या करेंगे, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, क्लियर, जहां पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स के बीच का एक्यूट एंगल, मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां दो कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उन दोनों उस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स के बीच का एक्यूट एंगल इज नोन एज इंटरसेक्शन एंगल। समझ आ गया? तो इंटरसेक्शन एंगल इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू कर्व्स। दो कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स के बीच का एक्यूट एंगल ही इंटरसेक्शन एंगल कहलाता है, ठीक। इंटरसेक्शन एंगल का फॉर्मूला वही होता है जो दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का होता है। तो इंटरसेक्शन एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होगा वही होगा बेटा, क्या होगा? फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि m1 को हम लिखेंगे dy बाई dx पहले कर्व का, माइनस dy बाई dx दूसरे कर्व का, किसी को भी पहले ले लो और किसी को भी बाद में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो ये आपका फॉर्मूला है। समझ आ गया? तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व्स के बीच में इंटरसेक्शन एंगल निकालने का फॉर्मूला है। यहां पर ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखने चाहिए। पहला पॉइंट रिजल्ट्स में, ठीक, इफ टू कर्व्स intersect orthogonally, if two curves intersect orthogonally, ठीक, अगर दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, ऑर्थोगोनली का मतलब परपेंडिकुलर हो गया बेसिकली, ठीक है, यानी उन दोनों के टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या होगा? उन दोनों कर्व के टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इफ टू कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, अगर दो कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा भाई? अरे सीधी सी बात है, tan थीटा, थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा तो tan 90 1/0 हो जाएगा। tan 90 1/0 होगा तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी कि दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा, ठीक है। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? -1 होगा, ठीक। अगर दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1, राइट। अच्छा, सेकंड पॉइंट, सेकंड और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर हम क्वेश्चन लेंगे थोड़ी देर बाद, इफ टू कर्व टचेस ईच अदर, if two curves touches each other, if two curve touches each other, अगर दो कर्व एक दूसरे को टच करते हैं, ऑब्वियस ही बात है, अगर एक कर्व ऐसे है और एक कर्व ऐसे है, अगर दो कर्व एक दूसरे को टच करेंगे तो जो टेंजेंट होगी वो दोनों के लिए कॉमन होगी। समझ आ गया? तो अगर दो कर्व एक दूसरे को टच करते हैं इसका मतलब दोनों के लिए टेंजेंट कॉमन है, और अगर दोनों के लिए टेंजेंट एक ही है तो क्या होगा भाई? तो थीटा तो 0 हो गया। अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि दोनों के स्लोप क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों के स्लोप क्या होंगे? बराबर होंगे, राइट। समझ आ गया? तो फंडामेंटल समझिए, फंडामेंटल क्या है? अगर दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करना है, और अगर दो कर्व एक दूसरे को टच करते हैं तो आपको दोनों के स्लोप बराबर करने हैं। क्लियर? एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों स्लोप बराबर हैं इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कर्व टच कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, दो कर्व का स्लोप अगर आपने dy/dx पहले कर्व का निकाला और दूसरे कर्व का निकाला, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कर्व टच कर रहे हैं। अगर कर्व टच कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्लोप बराबर है, लेकिन अगर स्लोप बराबर है तो जरूरी नहीं है कि कर्व टच कर रहे हैं। और भी पॉसिबिलिटीज हैं, ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। समझ आ गया? पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती है, राइट। अच्छा, अब बात आती है इंटरसेक्शन एंगल निकालेंगे कैसे। तो इंटरसेक्शन एंगल निकालने की स्टेप्स क्या है? तो स्टेप्स टू फाइंड इंटरसेक्शन एंगल, स्टेप्स टू फाइंड इंटरसेक्शन एंगल। देखिए, इंटरसेक्शन एंगल निकालने की स्टेप्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहली स्टेप है आप दोनों को सॉल्व करके
इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। सबसे पहले हमेशा कोशिश करिए कि दोनों कर्व को सॉल्व कर ले और दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम dy बाई dx निकालेंगे दोनों कर्व्स के। हम क्या करेंगे, दोनों कर्व्स के dy बाई dx निकालेंगे। समझ में आ गया? ध्यान रखिए, सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट निकालने के बाद दोनों के dy बाई dx निकालेंगे और dy बाई dx में दोनों पॉइंट्स को उठा के रखना है। पॉइंट है ना, पॉइंट निकाला है, उस पॉइंट को उठा के रखना है और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे हम? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, तो सीधा सीधा फंडा है, सबसे पहले पॉइंट निकालिए। अगर आपको लगता है पॉइंट आराम से मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट निकालने के बाद दोनों के स्लोप निकालेंगे, स्लोप में उस पॉइंट को रखना है और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये छोटी छोटी नॉर्मल स्टेप्स हैं, आपका इंटरसेक्शन एंगल निकल कर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को, ये इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन एंगल निकालना है। तो सीधा सा बात है, सबसे पहले चूंकि ये, इसको मैं fx बोल देता हूँ, ये fx है और इसको gx बोल देता हूँ। चलिए, इन दोनों के बीच का मुझे एंगल निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों को इक्वल करके मैं पॉइंट निकालूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मॉड x स्क्वायर माइनस 1 को मॉड x स्क्वायर माइनस 3 के इक्वल करूंगा। कर दिया। अच्छा, इक्वल करने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि मॉड है दोनों तरफ तो स्क्वायरिंग कर देते हैं। हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 और इधर कितना आएगा, x4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9। तो यहां से x की वैल्यू जो निकल कर आएगी बेटा √2 आ जाएगी। समझ में आ गया? x पॉजिटिव बोला उसने और x पॉजिटिव बोला तो x की वैल्यू √2 आ जाएगी और अगर x की वैल्यू √2 है तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी मेरी पहली स्टेप खत्म होती है पॉइंट निकालना। समझ में आ गया? तो सबसे पहली स्टेप आपकी होगी, सबसे पहले आप पॉइंट निकालिए हमेशा। पॉइंट निकालने के बाद हम जाएंगे dy बाई dx पर। किस पर जाएंगे? dy बाई dx पर। ठीक है। अच्छा, x कितना है, √2 है। x कितना है, √2 है। अच्छा, √2 पर ये प्लस के साथ खुलेगा, क्योंकि x कितना है, √2 है। √2 पर ये किसके साथ खुलेगा बेटा, प्लस के साथ खुलेगा। तो अगर हम √2 पर बात करें तो ये प्लस के साथ खुलेगा और √2 पर ये कर्व किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा। किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा। हम √2 पर बात कर रहे हैं। ठीक, उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, यहाँ से स्लोप आएगा बेटा 2x, पॉइंट रखेंगे तो 2√2। इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका स्लोप कितना आएगा, 2x। श्योर? अच्छा, पॉइंट रखेंगे, मैंने गलत दिया है, ये माइनस के साथ खुलेगा, ये माइनस के साथ खुलेगा तो ये माइनस 2x आएगा। ठीक है, और इस पॉइंट को रखेंगे अगर हम तो ये आएगा माइनस का 2√2। फंडा समझ में आ गया? सबसे पहले इंटरसेक्शन एंगल निकालने के लिए दोनों कर्व को सॉल्व करो। तो मैंने इन दोनों को सॉल्व किया। दोनों को सॉल्व करने के बाद मेरे पास पॉइंट आया x के लिए √2। जब x √2 आ गया तो y आ गया 1, यानी पॉइंट आ गया √2, 1। अच्छा, x इक्वल्स टू √2 पर ये चीज प्लस के साथ खुलेगी और ये चीज माइनस के साथ खुलेगी। उसके बाद हमने क्या करा, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। इसको डिफरेंशिएट करा 2√2 आया और इसको डिफरेंशिएट करा माइनस 2√2 आया, यानी दोनों के स्लोप मिल गए। और दोनों के स्लोप मिल गया तो मैं थीटा निकाल सकता हूँ। तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स, फिर कितना आएगा 2√2 माइनस 2√2 अपॉन 1 प्लस 2√2 इंटू माइनस 2√2। क्लियर? आपका आंसर कितना आएगा बेटा, tan इनवर्स 4√2/7। ये आपका आंसर है। ठीक, तो यही फंडा आपको सारे क्वेश्चंस में लगाना है। आप मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना इंटरसेक्शन एंगल के मैक्सिमम क्वेश्चन में हम यही फंडा लगाते हैं कि हम दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करके क्या निकालेंगे बेटा, पॉइंट निकालेंगे और पॉइंट निकालने के बाद हम आगे फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाऊं, ठीक, तो आप सबको पता होगा कि मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स जो होता है वो हमेशा 1 से √2 के बीच में होता है। ओके, तो ये चीज अगर 1 से √2 के बीच में है तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीरियर होगा, बेटा वो हमेशा 1 होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन जो है डराने के लिए, ये GIF है। ये क्या है, GIF था, ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन था। तो देखने में लगता है कितना खतरनाक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ये चीज हमेशा याद रखिए, 1 से √2 होता है और अगर ये 1 से √2 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या होगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो बताइए अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या बना, x² प्लस y² इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 1। अब आपका क्वेश्चन ये है, तो मेरे ख्याल से अब तो किसी को दिक्कत है ही नहीं, कोई भी बच्चा हो उसको सॉल्व कर लेगा। y की वैल्यू 1 रखो यहाँ पर। जैसे ही y की वैल्यू 1 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +-2, यानी पॉइंट क्या मिलेगा,
2,1 और -2,1। क्योंकि सिमेट्री है, चाहे आप इस पॉइंट पे निकालिए चाहे आप इस पॉइंट पे निकालिए, एंगल सेम ही आएगा। क्लियर? तो आप किसी भी पॉइंट पे निकाल लीजिए, एंगल सेम आने वाला है। अगर मैं पहले वाले कर्व पर डिफरेंशिएट करूं, अगर आप इस वाले कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका स्लोप कितना आएगा? इसका स्लोप आएगा -x/y। डिफरेंशिएट कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत है ही नहीं। डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, पॉइंट रखेंगे तो ये आ जाएगा -2। करेक्ट है? अच्छा, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करिए, y = 1। y = 1 का स्लोप क्या होता है बेटा? 0। समझ आ गया? तो इसको डिफरेंशिएट किया, इसका स्लोप आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया, इसका स्लोप आ गया। अब आप फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा? tan इनवर्स 2। ये आपका आंसर। समझ आ गया? इस तरह से हम स्लोप निकाल सकते हैं, मतलब एंगल निकाल सकते हैं। तो चाहे आप इस पॉइंट पे निकालते, चाहे आप इस पॉइंट पे निकालते, दोनों पर ये एंगल सेम आएगा। देखिए, अगर हम थर्ड क्वेश्चन पर चलें, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि आपको इंटरसेक्शन एंगल तो निकालना है, लेकिन पॉइंट पर निकालना उस पॉइंट पर जो ओरिजिन के अलावा है, यानी उस पॉइंट पर आपको इंटरसेक्शन एंगल निकालना है जो 0,0 के अलावा है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट निकालूंगा, तो y² की जगह 32x रख देते हैं। तो y² की जगह 32x रख देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 64x = x3, है ना? अच्छा, तो x तो 0 लेना ही नहीं है हमें, x तो 0 लेना ही नहीं है, तो यहाँ से x² 64 आएगा, यानी x की वैल्यू ±8 आएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि x की वैल्यू में -8 ले नहीं सकता। तो बता सकता है क्यों? क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू -8 लूंगा तो y² नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है? अगर मैं x की वैल्यू -8 लूंगा तो y² नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी x की वैल्यू में क्या ले पाऊंगा? केवल और केवल 8 ले पाऊंगा। और x की वैल्यू 8 उठा के चाहे आप इसमें रखें चाहे आप इसमें रखें, बात तो बराबर है। तो x की वैल्यू उठा के आप रख लीजिएगा, तो y कितना आ जाएगा, है ना? यहाँ पर 8 रखेंगे तो ये आएगा, यहाँ रख लीजिए, 8 का मतलब हो गया 2⁵, और ये आ गया 2⁵, 2⁵8, 2⁵8 यानी 2⁵16 आ गया। तो अल्टीमेटली पॉइंट पता है क्या मिलेगा? 8,16 और 8,-16। ध्यान रखना, उसने ओरिजिन के अलावा बोला था, ओरिजिन भी मिलेगा, ओरिजिन हमें लेना नहीं था, इसलिए हमने ये वाले पॉइंट लिए, राइट? अब आपको करना है कि आपको इंटरसेक्शन एंगल निकालना है। तो पॉइंट आपको मिल चुके हैं, और पॉइंट मिलने के बाद मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को दिक्कत आने वाली है। कुछ नहीं करना, पहले वाले कर्व को डिफरेंशिएट कर, दूसरे वाले कर्व को डिफरेंशिएट कर। अगर तू पहले वाले कर्व को डिफरेंशिएट करेगा तो 3x²/4y, पॉइंट रख ले, कितना आएगा? 8,16 रखेंगे तो ये आएगा 64, और ये 64 3 आ रहा है। ठीक है? अच्छा, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेगा तो आएगा 32/2y, 16/y। दूसरे वाले में स्लोप आएगा बेटा 1। समझ आ गया? तो पहले वाले का स्लोप आया 3 और दूसरे वाले का स्लोप आया 1। अब आप फॉर्मूला लगा लो, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स 3 - 1/1 + 3, यानी आंसर कितना आएगा? tan इनवर्स हाफ। ओके, चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करिए सब। चलते हैं इसके चौथे क्वेश्चन पर, है ना? जब हम चौथे क्वेश्चन पर जाएंगे तो उसने साफ बोला है, क्या बोला उसने? उसने बोला है कि ये कर्व और ये वाला जो कर्व है वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करने का मतलब होगा कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा बेटा? -1। ठीक, तो आपने बोला है कि दोनों कर्व ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका स्लोप निकाल लेंगे कर्व पर, टेंजेंट का स्लोप, इस पर टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। तो पहले वाले का स्लोप निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? तो 2x/a² + 2y/4 dy/dx = 0। करेक्ट है? तो dy/dx कितना आएगा बेटा? ये आ जाएगा -2x/a² और y/2, यानी अपने पास आएगा -4x/a²y। ठीक, अच्छा, अगर मैं दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करूं तो दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2y dy/dx = 16, यानी यहाँ से dx कितना आएगा बेटा? यहाँ से dx आएगा दूसरे कर्व का, वो आएगा 8/y। ये दूसरे कर्व का है और ये पहले कर्व का है। आ गया? अब आप बोल रहे हो कि दोनों कर्व ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। अगर दोनों कर्व ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो इसके स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1, राइट? तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा बेटा? -1। तो m1 m2 कितना होगा? -1। उसको लिख लेते हैं, तो -4x/a²y, और यहाँ पर आएगा 8/y, किसके इक्वल आएगा? -1। क्लियर? तो ये आ गया बेटा 32x, ये a² आ गया, y² आ गया, = 1 आ गया। क्लियर?
अब आप देखो, बताइए वाई स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा? वाई स्क्वायर 16x के इक्वल है। वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? 16x के इक्वल है। क्लियर? वाई स्क्वायर को हटा के क्या लिख देता हूँ बेटा? 16x लिख देता हूँ। श्योर? तो वाई स्क्वायर की जगह 16x लिखूंगा तो ये कैंसिल होगा, तो बताइए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? तो ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा 2 आएगी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? आंसर आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 2। आपने ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी तो आंसर आएगा 2। अगर आप ए बोलते तो आंसर आता ±√2। तो इस तरह से अपन इंटरसेक्शन एंगल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इंटरसेक्शन एंगल निकालना कोई बिग डील नहीं है। इंटरसेक्शन एंगल निकालने के लिए सबसे पहले पॉइंट निकालिए, पॉइंट निकालने के बाद दोनों के स्लोप निकालिए और लास्ट में फॉर्मूला लगाइए। कहीं कोई तकलीफ नहीं है, सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। राइट? इसमें एक रिजल्ट जो याद रखने के लिए बोला जाता है, अब मैं उसको लिख देता हूं, हमेशा याद रखिए। रिजल्ट क्या है कि इफ a1x स्क्वायर प्लस b1y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। समझ में आ गया? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस एग्जांपल है, इसलिए हमेशा बोला जाता है याद रखिए कि अगर ये वाला कर्व और ये वाला कर्व अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, देन याद रखिएगा 1/a1 माइनस 1/a2 इक्वल्स टू होगा 1/b1 माइनस 1/b2। ठीक है? ये कंडीशन आएगी जब आप सॉल्व करेंगे। सबको सॉल्व करने के बाद फाइनली कंडीशन आएगी। तो जब भी ये वाला कर्व और ये वाला कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कंडीशन होगी 1/a1 माइनस 1/a2 इक्वल्स टू 1/b1 माइनस 1/b2। क्लियर है? अच्छा, अब देखो इंटरसेक्शन एंगल हमने पढ़ लिया। ठीक, हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकालना सीख लिया, हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकालना सीख लिया। अगर कर्व एक दोबारा कट करता है तो उस कंडीशन में क्या करना है वो भी हमने सीख लिया। इंटरसेक्शन एंगल हम सीख चुके हैं। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा पार्ट और आता है, वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। समझ में आ गया? इसमें कौन सा वाला पार्ट आता है बेटा? लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। इस वाले पार्ट को भी देखते हैं कि टेंजेंट की लेंथ कैसे निकालेंगे, नॉर्मल की लेंथ कैसे निकालेंगे, सब नॉर्मल की लेंथ कैसे निकालेंगे। देखिए, ये मान लेते हैं आपका कोई कर्व, मान लिया इस कर्व के किसी पॉइंट P पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है? इस कर्व के किसी पॉइंट P पर आपने क्या ड्रॉ किया बेटा? टेंजेंट ड्रॉ किया। कर लिया टेंजेंट ड्रॉ। ठीक है? तो यहां से लेकर और जहां जाके टेंजेंट एक्स एक्सिस को मिलेगी, इस पॉइंट से लेकर और जहां जाके टेंजेंट एक्स एक्सिस को मिलेगी, ये जो लेंथ है ना, दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ टेंजेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है जिस पॉइंट पर और जहां जाकर ये एक्स एक्सिस को मिलेगी, ये जो लेंथ है, लेंथ इज नोन एज लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या कहलाता है ये? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? y1 पे ड्रॉ किए तो y1 अपॉन y डैश। ध्यान रखना y1 कौन सा? ये वाला पॉइंट है, और y डैश √1 प्लस y डैश का स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना, ये y1 है और ये y डैश है। y डैश का मतलब क्या होता है? y डैश का मतलब होता है बेटा dy/dx। समझ में आ गया? तो ये कहलाती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। और यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो कहलाती है लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है y1, इट्स y1, इट्स नॉट y डैश, इट्स y1 √1 प्लस y डैश का स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना है, ये y1 है, ये y डैश है, ये y डैश है, ये y डैश है, ये y1। क्लियर? अच्छा, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये वाला पार्ट जो है जो टेंजेंट के साथ है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये वाला जो पार्ट टेंजेंट के साथ है दैट इज नोन एज सब टेंजेंट। ओके, और ये वाला पार्ट जो नॉर्मल के साथ है दैट इज नोन एज सब नॉर्मल। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। ठीक, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है लेंथ ऑफ टेंजेंट है। व्हाट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ नॉर्मल है। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है टेंजेंट के साथ, दिस इज नोन एज सब टेंजेंट एंड दिस इज नोन एज सब नॉर्मल। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए सब टेंजेंट, सब टेंजेंट क्या है, तो सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y1 अपॉन y डैश, और सब नॉर्मल का फॉर्मूला होता है
y1 इंटू वाई डैश। गड़बड़ मत करना, ये y1 है, ये y डैश है, ये y1 है, ये y डैश है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज सब टेंजेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज सब नॉर्मल, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज व्हाट, दिस इज टेंजेंट, ठीक है। ये टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला है, ये नॉर्मल की लेंथ का फॉर्मूला है, ये सब टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला है, ये सब नॉर्मल की लेंथ का फॉर्मूला है। क्लियर? अच्छा, अब इस पर हम एक क्वेश्चन लेंगे, है ना। बस एक ही क्वेश्चन बहुत है समझाने के लिए भी। सब टेंजेंट और सब, देखिए सब टेंजेंट सब नॉर्मल एक ऐसा पार्ट है जिसमें घुमाने के लिए कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। और मैंने मॉड क्यों लगाया, क्योंकि सब लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, राइट है। तो आपको सिर्फ करना क्या होगा, एक तो पॉइंट चाहिए होगा। कौन सा वाला पॉइंट बेटा, ये वाला पॉइंट चाहिए होगा, ठीक। और आपको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए होगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। जैसे मान लेते हैं कर्व ले लेते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस ए का होल क्यूब, करेक्ट। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं आपको सिर्फ, है ना, समझा दूंगा कि करना क्या है। इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखिए बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस ए का होल क्यूब, एंड ये भी गिवन है पी एस एन इक्वल्स टू क्यू इंटू एस टी का स्क्वायर, ये गिवन है। एस एन क्या है बेटा, एस एन है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। एस टी क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है पी बाई क्यू क्या होगा। क्वेश्चन है कि पी बाई क्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। कर्व की इक्वेशन दे रखी है, पी एस एन इक्वल्स टू क्यू इंटू एस टी का स्क्वायर दे रखा है, एस एन लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है, एस टी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो पी बाई क्यू क्या होगा, है ना। चार ऑप्शंस में आपको दे देता हूं, 27 बाय 8b, 8b बाय 27, थर्ड ऑप्शन है मेरे पास 27 अपॉन 10b, और चौथा ऑप्शन है मेरे पास नन ऑफ दीस। आगे अब देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। अब आपने कर्व की जो इक्वेशन दे रखी है वो तो ये दे रखी है, और आप मुझसे कह रहे हो कि पी एस एन इक्वल टू क्यू इंटू एस टी का स्क्वायर है, तो बताइए पी बाई क्यू क्या होगा, है ना। तो सबसे पहली बात मुझे पी बाई क्यू लिख लेना मिलते हैं। पी बाई क्यू क्या आएगा बेटा, एस टी का स्क्वायर डिवाइड बाय एस एन, ठीक आएगा ना। तो पी बाई क्यू क्या आएगा, एस टी का स्क्वायर डिवाइड बाय एस एन आएगा। एस टी क्या होता है, सब टेंजेंट, एस टी क्या होता है, सब टेंजेंट। सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है वाई अपॉन वाई डैश, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, वाई इंटू वाई डैश, यही होता है, पक्का। अच्छा, एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाई बचेगा और नीचे वाई डैश का क्यूब बचेगा। यानी मेरे को पी बाई क्यू निकालना है, तो अब मुझे चाहिए वाई डैश का क्यूब। बस तुम मुझे वाई डैश का क्यूब दो, मैं तुम्हें पी बाई क्यू दूंगा। यानी अल्टीमेटली मुझे चाहिए वाई डैश का क्यूब। तो हमने क्या किया, हम इस कर्व के पास गए और इस कर्व को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो मैं कर्व के पास गया और कर्व को जाके मैंने क्या किया बेटा, डिफरेंशिएट कर दिया। उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक, तो यहाँ से वाई डैश जो आएगा वो आएगा 3 इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर अपॉन 2b वाई दिया जाएगा। श्योर है? मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है किसी भी तरह की। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। क्या आपको वाई डैश चाहिए कि वाई डैश का क्यूब चाहिए? आपको वाई डैश नहीं चाहिए भाई, वाई डैश का क्यूब चाहिए। तो आपने इसका क्यूब निकाला, कितना आएगा, 27 आएगा, x प्लस ए की पावर 6 आएगा, 8 आएगा, बी क्यूब आएगा और वाई क्यूब आएगा। आ गया? अब इसमें पता है अपन को दिख रहा है आंसर बहुत छोटे छोटे से हैं और ये बहुत बड़ा सा आ गया है, तो हमने दिमाग लगाया। दिमाग कैसे लगाया, आप ये देखो कि x प्लस ए का क्यूब किसके बराबर है, बी वाई स्क्वायर के। x प्लस ए का क्यूब किसके बराबर है, बी वाई स्क्वायर के। तो आप क्या करना, आप x प्लस ए की पावर 6 को लिख सकते हो बी स्क्वायर वाई 4 डिवाइड बाय 8 बी क्यूब वाई क्यूब। तो ये आएगा 27 अपॉन 8 बी, 27 वाई अपॉन 8 बी। आ गया? ठीक है। पता है किसकी वैल्यू आई है, ये वाई डैश के क्यूब की वैल्यू आई है। तो कॉमन सेंस मैथ्स कहती है कि अगर वाई डैश का क्यूब अगर 27 वाई अपॉन 8 बी है, तो वाई अपॉन वाई डैश का क्यूब क्या आएगा, 8 बी अपॉन 27 आएगा। यानी ये चीज क्या आएगी बेटा, 8 बी अपॉन 27 आएगी। समझ आ गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम 8 बी अपॉन 27, राइट। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक,
अब ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या है, आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है इस कर्व पर, है ना, और उसने ये भी बोला है कि नॉर्मल लाइन जो है इस पॉइंट से पास होती है। अब बच्चे ने पढ़ लिया क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ने के बाद बच्चा क्या करेगा, बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा, वो क्या करेगा, उसे नॉर्मल की इक्वेशन निकालना आता है, तो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेगा x/2, ठीक है, उसमें पॉइंट रख देगा 1/2, और ऐसा करना अपराध है, क्योंकि सबसे पहले ये तो देख लो कि 1,2 जो है इस कर्व पर है या नहीं। तो 1,2 जब इसमें रखोगे तो 1 = 8 आएगा, इसका मतलब ये पॉइंट कर्व पर नहीं है, तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते। समझ आ गया, क्लियर? तो आपसे पहली गलती क्या होगी, आपने देखा ही नहीं यार ये पॉइंट कर्व पर नहीं है, और जब पॉइंट ही कर्व पर नहीं है तो ये आपने गलत किया है। तो फिर करेंगे क्या, तो उसके लिए हम क्या करेंगे आगे देखते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक आप जरूर चेक कर लें कि पॉइंट कर्व पर है या नहीं। अच्छा, हमने पैरामेट्रिक पढ़ा था, पैरामेट्रिक में मैंने आपको पैराबोला x² = 4ay के लिए पॉइंट लेना सिखाया था 280, 80²। अच्छा, a1 है यहाँ पर, तो पॉइंट क्या हो गया 2t, t², क्योंकि a 1 है। x² = 4ay होता है, a1 हो गया, तो पॉइंट हो गया ये, हो गया। अब आप इसका dy बाई डी एक्स निकालिए, तो उसका dy बाई डी एक्स आएगा x/2, है ना, उसमें पॉइंट रखेंगे 2t, t², तो ये आएगा t, आ गया। तो नॉर्मल का जो स्लोप आएगा बेटा वो आएगा -1/t, क्लियर? अच्छा, पिक्चर अगर आप फील करना चाहें, कोई बच्चा अगर पिक्चर को फील करना चाहे तो सिचुएशन कुछ ऐसे है, ये कर्व है, ओके, इस कर्व पर ये पॉइंट है 2t, t², ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये नॉर्मल किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये पास हो रहा है 1,2 से। समझ आ गया सबको? तो बहुत सिंपल सा फंडा है, कुछ करना, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, ऐसे सब हमको सिर्फ t निकालना है, क्योंकि जैसे ही t निकाल लेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा और ये पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा काम खत्म, ठीक है। तो अब करना क्या है, बहुत आसान, एक काम करते हैं, इस पर हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इस पॉइंट पर हमने नॉर्मल की इक्वेशन लिख ली, तो नॉर्मल की इक्वेशन जब मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा बेटा इस पर, y - t² = -1/t x - 2t, ओके। और ये नॉर्मल जो आपने ड्रॉ किया, ये किससे पास हो रहा है, 1,2 से पास हो रहा है, ये आएगा 2 - t² = -1/t और 1 - 2t। समझ में, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा, 2t - t³ = -1 + 2t, ये कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू 1 आ रही है अपने पास। समझ आगे सबको क्या किया है मैंने, है ना, इसको अपन नॉर्मल की इक्वेशन लिख ली, इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपने नॉर्मल की इक्वेशन लिख ली। अच्छा, नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के बाद इसको किससे पास करेंगे बेटा, 1,2 से पास कर लेते हैं, तो 1,2 से पास कर लिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, श्योर। अच्छा, t आ चुका है। अच्छा, t आते ही आप बताओ क्या ये पॉइंट आ गया आपके पास, क्या पॉइंट आ गया, यस, p पॉइंट आ चुका है। बताइए p पॉइंट कितना आ गया, 2,1 आ गया। तो चूंकि मुझे p पॉइंट पता है, मुझे स्लोप पता है, तो नॉर्मल की इक्वेशन में लिख सकता हूं। तो बताइए फाइनली नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी, y - 1 x - 2, और याद करिए स्लोप कितना निकाला था, स्लोप निकाला था मैंने -1/t, t 1 था तो -1, ठीक है। तो आंसर आएगा x + y = 3, ये आपका आंसर है, ओके। 1821 799, या आप बोल सकते हैं 18002121 799, इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।